हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम वन शॉट में कवर करेंगे। यहाँ पे अगले 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे। और यहाँ पे जहाँ जहाँ भी आपको डिफिकल्टी होती है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है, उनको हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे। और जो जिन जिन पॉइंट्स पे आपको दिक्कत होती है उनको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें जो भी आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और सब, हालांकि सब हम डिटेल में कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी जहाँ पे भी स्पेशली जहाँ पे प्रॉब्लम होती है उसको हम बहुत अच्छे से इसको एम्फेसाइज करके और अच्छे से उसको देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, कई बार आप देखते हो कि डायरेक्टली स्टार्ट हो जा कर देते हैं बहुत सारे लोग ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ हुआ, सीरीज पैरेलल, उसके बाद सेल करते हुए और सेल का कॉम्बिनेशन करते हुए और सीधे उधर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बाद खत्म हो जाता है। नहीं, अभी उससे पहले ओम्स लॉ जाने से पहले, ओम्स लॉ से पहले भी कई चीज़ें हैं जिसको हमें करना जरूरी है। और जिनको आप समझते हैं तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप आराम से मतलब उसको दिक्कत नहीं आती है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दूसरी जो चीज़ें होती है उसके बारे में तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ऐसा देखिए, उसको स्किप करना ठीक नहीं है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, बिल्कुल हम सही चल रहे हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट कैसे क्या बोलते हैं? करंट बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हो। और बेसिकली इसको, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है ना, डी क्यू आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी आप इसको लिखते हो। ओके, लेकिन यहाँ ये नॉर्मल हो गया, वायर है तो इसमें। और दूसरी चीज, जो पॉजिटिव चार्ज इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयंस तो मूव नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है बाई ट्रेडिशन। जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसके अपोजिट में हम करंट डायरेक्शन लेते हैं, और यह मान के चलते करंट, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था उसके अपोजिट में, तो उसी के बराबर पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा होगा, यानी कि तो करंट इधर जाता हुआ मिलेगा। ओके, तो ये अब देखिए होता क्या है कि कई बार, चलिए ये सब आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं यहाँ पे करंट। ओके, तो एक और चीज है कि अगर कोई आपके पास कंडक्टर है, कोई कंडक्टर आपके पास है, तो उस पर नेट चार्ज जो होता है 0 होता है। अगर कोई कंडक्टर है और वो या तो उस पर कोई चार्ज दिया ही नहीं है, ओके, ये मतलब न्यूट्रल है बिल्कुल, या फिर अगर आप उसमें करंट फ्लो करा भी रहे हैं, अगर करंट उससे फ्लो कर रहा है तब भी उसमें नेट चार्ज 0 रहता है। हाँ, याद रखिएगा, अगर किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तब भी उसमें नेट चार्ज जो है ना 0 होता है उस पर, राइट। अब चलिए बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है और उससे क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। ओके, मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अलग है, यहाँ से और चौड़ा हो गया, और चौड़ा हो गया, तो करंट क्या होगा? करंट में कोई अंतर रहेगा? नहीं, करंट जो है ना वो क्रॉस सेक्शन से डिपेंडेंट रहेगा। मतलब कि जो करंट जो है, जो जितना यहाँ पे होगा वो इतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे होगा। यानी कि I1 I2 I3 ये जो है, ये बिल्कुल जो है ना इक्वल होगा, तीनों में करंट जो है ना सेम होगा। और ये जो है ना कंडक्टर में चार्ज जो है, इसमें आप देख सकते हो कि क्रॉस सेक्शन से करंट डिपेंड नहीं करता है और तीनों में सेम रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगर तो ये देखिए, ये तो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर ट्रांसलेटरी मोशन हो, दो तरह का मोशन हम देखते हैं चार्ज का। एक है ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरा है रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब कि वो बिल्कुल चल रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है। ट्रांसलेशन अगर कर रहा है तो क्या होता है कि बेसिकली हम सपोज करो कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में किसी एक जगह पे हम खड़े हो गए और वहां से देखते हैं कि कितना चार्ज पास हो रहे हैं, यहाँ से कितने चार्ज पास हो रहे हैं। ओके, अब जितने चार्ज पास हो रहे हैं पर सेकंड, जितना किसी क्रॉस सेक्शन को पर सेकंड कितना चार्ज पास करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम वहाँ पे करंट डिफाइन करते हैं। करंट हमारा वहां से आता है। ओके, तो ये चीज। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज कि एक जो चार्ज कैरियर है, चार्ज मतलब जो चार्ज को फ्लो करा रहा है। नॉर्मली कंडक्टर में जो चार्ज कौन फ्लो कराता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कराता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर मान ली कोई आयन लेता हूँ, मतलब कोई लिक्विड लेता हूँ, लिक्विड, और जिसमें कि आयंस है, वो आयंस वहाँ पे मूव कर सकते हैं। सॉलिड में मूव नहीं कर सकते, आयंस सॉलिड में मूव नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आयंस अगर मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे वो चार्ज कैरियर हम उनको बोलते हैं। यहाँ पे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को चार्ज कैरियर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर पास किसी क्रॉस सेक्शन को पर सेकेंड है कि भाई क्यू चार्ज जा रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें डिफाइन करते हैं। देखिए, इफ n पार्टिकल्स ईच हैविंग ए चार्ज, दिस क्यू पास थ्रू ए गिवन एरिया। ओके, तो सपोज करें कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है इनका, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया से
क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका ये वाला, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इसका इससे चार्ज अगर पास कर रहा है, ओके, क्यू चार्ज अगर पास कर रहा है, क्यू चार्ज पास कर रहा है, और कितने टी टाइम में अगर क्यू पास कर रहा है तो टोटल चार्ज कितना होगा बताइए, एन इंटू क्यू, ये जो टोटल चार्ज हो जाएगा, ओके, टोटल चार्ज हो जाएगा, और ये दिस इज द टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज और पर सेकेंड, चार्ज पर सेकेंड जो जा रहा होगा वही क्या बोलते हैं, उसी को करंट बोलते हैं, ओके। तो इसी तरह से यहाँ पे डिफाइन किया है, करंट को डिफाइन किया गया है, चार्ज यानी जो चार्ज पास किया पर सेकेंड किसी क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज पास कर रहा है उसके चार्ज के पास होने का जो रेट होगा वही करंट होगा, ओके। If n particles each having a charge q pass per second per unit area, okay, ये चीज के बारे में हो मैंने बता दिया आपको। The current associated with cross sectional area, किसी हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया में क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और उससे जो हम ये निकाल रहे हैं क्रॉस करंट जो एसोसिएटेड होगा वो क्या होगा, इसमें हम मतलब इसमें हमें पता है कि भाई इतना पर सेकेंड पास हो रहा है और किसी एरिया से पास हो रहा है, तो हम वहाँ पे इसको यहाँ से इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ओके। जहाँ पे क्या है, क्यू पास पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, क्यू जो है वो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया है, तो उस हिसाब से जहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि ये पर सेकेंड, बेसिकली पर सेकेंड है ये, ओके। तो इस तरह से ये डिफाइन किया गया, और क्यू बाई जो है ना क्यू बाई टी ही तो है, यही क्यू बाई टी ही है वहाँ पे, ओके। तो अगर मान लीजिए किसी वॉल्यूम में अगर बात करें तो वॉल्यूम में बात करें तो हम देखेंगे कि पर सेकेंड चार्ज वहाँ पे पूरे वॉल्यूम का कितना पास हुआ है, ओके। तो ये तो ट्रांसलेशनल मोशन है। अगर मान लीजिए रोटेटरी मोशन है तो रोटेशन अगर कोई चार्ज कर रहा है तो रोटेशन चार्ज कर रहा है, तो अब देखिए पर सेकेंड सपोज करें कि ये रोटेट कर रहा है यहाँ से, अब ये देखेंगे कि पर सेकेंड ये चार्ज कितना पास कर रहा है, मतलब कि अगर कोई इसका क्रॉस सेक्शन आप ले लीजिए, कोई से भी आप एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लीजिए, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से आप सपोज करिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, और उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना मतलब उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज हुआ, सपोज करिए एक बार ही पास किया, एक सेकेंड में एक बार ही पास किया, तो एक सेकेंड में एक बार पास किया तो टोटल चार्ज कितना हुआ एक सेकेंड में, तो क्यू होगा। लेकिन मान लीजिए एन चक्कर लगा रहा है, अगर एन चक्कर लगा रहा है तो कितने हो गए, एन टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन टाइम्स से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको सबसे सिंपल वे में करूँ तो करंट जो होगा कितना होगा, Q इंटू एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ पे न्यू लिखा है, दिस इज द न्यू, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ओनली, ओके। फ्रीक्वेंसी ये दे रखा है, राइट। यहाँ पे करंट डेंसिटी, उसके बाद करंट डेंसिटी क्या है, तो करंट डेंसिटी बेसिकली चार्ज पर यूनिट एरिया इसमें डिफाइन किया गया। और उसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो एरिया वेक्टर लेते हैं यहाँ पे, एरिया को बेसिकली एक वेक्टर की तरह हम ट्रीट करते हैं, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन वही होता है जो फील्ड का डायरेक्शन होता है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली अब क्योंकि बहुत ज़्यादा फील्ड के बारे में हम नहीं पढ़े हैं मतलब यहाँ पे, लेकिन फिर भी उसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, बेसिकली करंट डेंसिटी जो है वो करंट डेंसिटी क्या है, तो करंट डेंसिटी ये क्या है, तो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हम डिसाइड अगर इसको हम ये करते हैं, हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, तो हम इसको डिफाइन करते हैं। करंट देखिए कैसे डिफाइन किया, तो बेसिकली ये जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। देखिए ये क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, ये वाला जो है ना एरिया, ये वाला एरिया है, और इसका एरिया मैं बोलता हूँ डी ए वेक्टर, ओके। और दिस इज द करंट, राइट, दिस इज द करंट। तो ये है आपका एरिया वेक्टर, एरिया को यहाँ पे वेक्टर लिया जा रहा है, और साथ में एक चीज ध्यान रखना है कि ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा, ओके। अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नहीं है, सपोज करें कि ये एरिया वेक्टर ये है, ओके, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर ये है तो हम उसका वो कंपोनेंट लेंगे जो करंट के अलोंग है, यानी कि ये वाला जो है वो डी ए कॉस थीटा इस तरफ होगा, सही है, समझ में बात। तो डिफाइन कैसे किया गया है, तो करंट डेंसिटी डिफाइन किया गया है, करंट पर यूनिट एरिया सराउंडिंग दैट पॉइंट, इस करंट पर यूनिट एरिया, इस एरिया इस जगह पे मान लीजिए कि हम करंट डेंसिटी निकाल रहे हैं, इस जगह पे, इस पॉइंट पे, इस बीच में,
तो वहाँ के लिए हम कहेंगे करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया हम यहाँ डिफाइन करते हैं। और खास से यार ध्यान रखना है कि जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। आपको पता है करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है जिधर में फील्ड होता है, जिधर में फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। हालांकि करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसका डायरेक्शन वही होता है जो फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो हमें एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन हम वही लेना है जो हमारा फील्ड का डायरेक्शन होगा, राइट, ये चीज। तो इसलिए अगर यहाँ पे जरूरत पड़ी तो हमें कंपाउंड लेना पड़ता है। तो यहाँ पे सपोज करें कि दूसरे वाले केस के लिए, ये वाला किसके लिए है, तो ये वाला केस के लिए, ये वाला किसके लिए है, मतलब ये वाला केस के लिए, मतलब कि जहाँ पे कंपोनेंट, जहाँ पे ये एरिया वेक्टर करंट के अलाउ नहीं है तो हम इसको इसके डायरेक्शन में लेते हैं, राइट, यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो डी आई इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा, ओके। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये, बेसिकली करंट डिफाइन किया गया है। करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। करंट इज नथिंग बट द फ्लक्स ऑफ, याद होगा आपको वर्क डन निकालते हो, वर्क डन कैसे निकालते हो भाई, तो एफ डॉट डी एस करते हो कि नहीं, एफ डॉट डी एस ही तो करते हो ना, एफ डॉट डी एस करते हो, राइट। तो उसी तरह से यहाँ डॉट प्रोडक्ट किया गया है, डॉट प्रोडक्ट, और ये क्या है जो है, या फिर जो फ्लक्स निकालते हो, फ्लक्स, तो फ्लक्स याद होगा आपको क्या करते हो, ई डॉट डी ए करते हो ना, ई डॉट डी ऐसे करते हो कि नहीं, बताइए, करते हो ना। यहाँ पे भी यही सेम चीज है कि करंट, यहाँ पे देखिए बेसिकली फ्लक्स क्या है, तो ई डॉट डी ए डिफाइन करते हो। यहाँ पे करंट जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का फ्लक्स, ये करंट डेंसिटी है, इसके फ्लक्स को ही करंट बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी को, करेक्ट है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं है। द करंट डेंसिटी जे इज यूनिफॉर्म फॉर, अगर मान लीजिए कि देखिए ये तो है भाई, आपको इंटीग्रेशन वाला फॉर्म पता है, और पता है तो चलो आप कर लोगे, राइट, ये वाला इंटीग्रेशन वाला फॉर्म पता है। अब मान लीजिए कि ऐसा है कि सपोज करिए कि देखिए यहाँ पे जे वेरिएबल है तब भी निकाल सकते हैं इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के, लेकिन अगर मान लीजिए जे यूनिफॉर्म है, मतलब पूरे एरिया में यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो हमें इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है, हमें इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल वे में हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ओके। ये आपका जो है ना आराम से इसको लिख सकते हैं, राइट, यानी कि जे इक्वल टू आई अपॉन ए लिख सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे समझिए बात, मतलब कि ये पूरा फुल हर जगह आपका, हर जगह ना, अगर आपका करंट डेंसिटी सेम है, अगर ठीक है ना, तो करंट डेंसिटी अगर सेम है हर जगह, पूरे में अगर करंट डेंसिटी सेम है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा क्या करोगे, जे बाई आई, मतलब आई बाई ए करोगे, तो ये आपका सिंपल आ जाएगा, हमें कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप लिख लोगे करंट डेंसिटी, इस तरह से आप लिख सकते हो, करेक्ट है, ठीक है। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ई, देखिए दे रखा है यहाँ पे, इसका डायरेक्शन जो होगा वही होगा जो इसका डायरेक्शन जो होगा वही होगा, इसका डायरेक्शन वही होगा जो इसका डायरेक्शन होगा, राइट, ये चीज। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू इट, ओके, तो अगर किसी एरिया के नॉर्मल में अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है इसके नॉर्मल में, इस एरिया के नॉर्मल में, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, राइट, और करंट का डायरेक्शन तो इधर है ही, राइट। तो ये क्या होगा आपको थ्रू करंट जो डिफाइन करेंगे दैट इज एन क्यू वी ए, इस तरह से डिफाइन करेंगे, और करंट डेंसिटी आपको पता है, तो यहाँ से हम एन क्यू भी लिख सकते हैं, राइट, यहाँ पे। और बाकी उसके बाद करंट डेंसिटी हम फील्ड के टर्म में लिखना चाहे तो फील्ड के टर्म में ये चीज हम हमेशा लिख सकते हैं, जहाँ पे ये जो है ना, दिस इज द कंडक्टिविटी, ये है कंडक्टिविटी, और ये जो है ना, ये है क्या, तो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, ओके। और रेजिस्टिविटी याद है, अब रेजिस्टिविटी का एंट्री हो गया, तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे अगर आपको दिखना शुरू हो गया, तो इसका मतलब हम यहाँ से धीरे धीरे हम मूव करते हैं कहाँ पे, ओम्स लॉ, बेसिकली कि ओम्स लॉ का यहाँ से चीजें जो है यहाँ से आना शुरू होंगी। अब देखिए मतलब कुल मिला के जे इक्वल टू क्या लिखना है, ई मतलब सिग्मा इंटू ई, सिग्मा मीन्स सिग्मा क्या है आपका, तो सिग्मा इज द कंडक्टिविटी एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। उसके बाद उसी को अगर रेजिस्टिविटी के टर्म में अगर देना चाहो तो रेजिस्टिविटी सिग्मा जो है, रेजिस्टिविटी है क्या, तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट 1 अपॉन जो है ना, यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू नथिंग बट 1 अपॉन रो, तो यहाँ से हमने इस सिग्मा को यहाँ पे वैल्यू डाल दिया और ये आ गया, ओके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब समझ लीजिए कि
बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो जो ऑन एन एवरेज जितना मूव करते हैं, अगर किसी कंडक्टर में ऑन एन एवरेज वेलोसिटी जो होती है, उनकी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सबसे सिंपल में बता रहा हूँ मैं। बाकी का इसका इक्वेशन वगैरह हम देखेंगे, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी नथिंग बट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्टिव, भाई देखो आपको इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा, इसमें रैंडम मोशन करता है, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, आयन से इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, आयन से ऐसे टकराते रहेगा। ओके, और जहाँ जहाँ मैं टर्निंग दे रहा हूँ वहाँ पे वो क्या कर रहा है, आयन से टकरा रहा है, आयन से टकरा के ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे इफेक्टिवली जा रहा है। करेक्ट है? तो ये क्या है कि मतलब एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसका एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, तो मतलब भाई आगे भी कभी जा रहा है, कभी पीछे भी थोड़ा आ रहा है, और इफेक्टिवली लेकिन इधर की तरफ जो जा रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट चार्ज का वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ओके, और आई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी इतना, आई इक्वल टू NEAVD। NEAVD ये कैसे किया आपने? तो बेसिकली यहाँ से जो अभी हम इक्वेशन लिख रहे थे, इसके पहले वही वाला इक्वेशन हम लेके आए हैं, ठीक है ना। ये करंट का फॉर्मूला हम लेके आए यहाँ पे, करंट का फॉर्मूला, ये करंट का फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी मैं दिया था, ठीक है ना। ये करंट का फॉर्मूला जो आया वो NQ की जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डाल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का डाल दिया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, VD जो आएगा दैट इज I अपॉन NEA, और यहाँ से आप देखिए, अब I और A को आप क्या लिख सकते हो, I और A को लिख सकते हो, दिस इज I, और ये है क्या, ये J के बराबर है, ये J हो गया, तो J बाई NE, ये J बाई NE आ गया, ये चीज है ना, ये J बाई NE आ गया। और यहाँ से J को क्या लिख सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो, अभी भी फॉर्मूला आपने देखा था, J करंट डेंसिटी इक्वल टू कंडक्टिविटी एंड फील्ड, और यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टिविटी को लेके आ गए, रेजिस्टिविटी के बाद E को पता है, E क्या होता है, E इक्वल टू नथिंग बट V बाई पोटेंशियल अपॉन लेंथ। ओके, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो ये फील्ड आप डिफाइन करते हो इस तरह से। तो इसको, इस चीज को यहाँ पे क्या किया गया, तो इस चीज को यानी कि बेसिकली इस चीज को नहीं, यहाँ पे E को यहाँ पे ऐसे डाल के और यहाँ पे इसको करके और ले लेके आए, और उसके बाद ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला आपको पता है, E इक्वल टू V बाई L, वहां से आपको पता है कि F इक्वल टू E इंटू L, आपके रेफरेंस के लिए आ रखे, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग एंड एवरेज रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन टाइम मतलब कि आपको इफेक्ट ऐसे बोलो कि एवरेज जो वेलोसिटी आ रही है इलेक्ट्रॉन की, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, राइट। ये सब आपको बोल सकता हूँ मैं ऐसे, और फिर बाकी आप वैल्यू वगैरह डाल के, और इसके फॉर्मूले दिए गए, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू S बाई D डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज दिस वन, और वहां से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यहाँ से लेके आए, जैसे S इक्वल टू प्लस हाफ स्क्वायर लगाते हो, वहां से ये लेके आए, और उसके बाद यहाँ से कुछ चीजों को यहाँ पे जो है ना कुछ कांस्टेंट लेके रख दिया, मतलब कुछ कांस्टेंट मान लिया है, और वो क्या क्या चीजें हैं, तो ये पूरी जो है ना, ये पूरा ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे इसको बोलेंगे क्या है, मोबिलिटी है, दैट इज इक्वल टू मोबिलिटी। तो यहाँ से रिलैक्सेशन टाइम आपका आ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम मीन फ्री पाथ। ओके, अब मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम है दो कोलिजन्स के बीच में। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो एक सपोज करें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन मूव किया, और मतलब दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और कुछ नहीं। सपोज करें यहाँ से ऐसे गया, यहाँ पे कोई आयन से टकराया, फिर इधर आया, यहाँ से किसी आयन से टकराया, और ये यहाँ पे फिर से किसी आयन से टकराया, और ये इस तरह से टकराया, ओके, और ये इस तरह से टकराया, और ये इस तरह से, राइट। तो आयन से जो टकरा रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, ये क्या है, मतलब यहाँ पे आयन से टकराया, फिर यहाँ से आयन से टकराया, तो ये रिलैक्स टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है। यहाँ से यहाँ से टकराया, ये टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, ये टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, ये टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़्यादा है या कम है, या फिर डिफरेंट है, यहाँ पे मतलब कम है एक तरह से, और यहाँ इससे ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, इन सबका जो टाइम आया, यानी कि यहाँ T1, T2, T3, T4, ये जो टाइम आया ना, इसका हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग, इसका
एवरेज निकाल लेते हैं और इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, राइट, या यहाँ पे देखिए मीन फ्री पाथ बोला है, यानी कि पाथ तो अलग अलग लेंथ का है, इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, तो फिर ये इसका मीन फ्री पाथ निकालते हैं, यानी कि इनका एवरेज ले लेते हैं और डिवाइड बाय आरएमएस वेलोसिटी ऑफ, यानी कि जो इफेक्टिवली जो इधर शिफ्ट करता है, इफेक्टिवली शिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन, ओके, उसकी वेलोसिटी से आप यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया मोबिलिटी। मोबिलिटी का जो टर्म है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय फील्ड। ओके, यहाँ से ओम्स लॉ को हम यहाँ पे निकालते हैं, मतलब इसका यहाँ पे ओम्स लॉ आपको, ठीक है ना, कोई मेरे ख्याल से कोई नया चीज नहीं है आपके लिए। एक कंडक्टर के लिए जो ओम्स लॉ, मतलब एक कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि भी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, और यहाँ से भी जो होगा वो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लिखते हैं आर आई, ठीक है। अब इसका आर लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू वी बाई आई, और आपको अगर वी और आई के बीच में कोई अगर ग्राफ है तो उसका स्लोप जो होगा वो स्लोप, यानी कि इस ग्राफ का स्लोप, यानी कौन सा है ये tan थीटा, ये ग्राफ जो होगा वही ग्राफ इसका रेजिस्टेंस है, राइट। अब एक चीज और देखिए, रेजिस्टेंस जो है ना टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। मतलब सपोज करो कि यहाँ पे ये वाला लेता हूँ मैं, ये वाला यहाँ से ये वाला लेता हूँ मैं, ठीक है ना, तो ये लेता हूँ, तो ये क्या है, ये है आपका सपोज कि कोई भी करंट है, उस करंट पे इसकी वैल्यू, मतलब इसका जो है वोल्टेज V1 है और इसका वोल्टेज V2 है, ठीक है ना। आप एक चीज देख सकते हो कि स्लोप किसका ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप इसका ज्यादा है, T1 वाले का स्लोप ज्यादा है, मतलब इसका V बाई आई निकालोगे तो V बाई आई ज्यादा है, इसका मतलब इसके पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस पे रेजिस्टेंस कम है, मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2। क्यों भाई, क्योंकि इस पे रेजिस्टेंस ज्यादा है और क्यों टेम्परेचर बढ़ने पे ये बढ़ता है। ऐसा कैसे, तो R की वैल्यू जो देखते हो ना रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आती है दैट इज R0, यानी कि टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, यानी चेंज इन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ऐसे चेंज होता है रेजिस्टेंस। ओके, अगर मान लीजिए कि इसके रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी भी चेंज होता है। रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होता है, तो देखिए रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज होता है रो इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये इस तरह से रेजिस्टिविटी चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। अगर रेजिस्टिविटी चेंज होती है तो ये भी चेंज होता है, राइट, ये चीज। तो इस तरह से आप देख सकते हो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों चेंज होगा। अगली बात ये है कि नॉर्मली हम बात करते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम करा रहे हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब कि वैल्यू चेंज नहीं होती है रेजिस्टेंस की नॉर्मल। ओके, बहुत स्मॉल चेंजेस के लिए, बहुत स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए तो नॉर्मल मान के चलते हैं कि कांस्टेंट आया है, करेक्ट है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि देखिए, अगर हम यही चीज अभी हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, लेकिन यही अगर हम बात करें अगर सेमी कंडक्टर की, तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है ना बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा। ओके, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे, थीटा टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा या थीटा यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देखिए सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी ऐसी है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते। ओके, रेजिस्टेंस वहाँ पे, तो रेजिस्टेंस वहाँ पे आप देखोगे कि रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन मटेरियल हैज कांस्टेंट, बट रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन डायमेंशंस। देखिए रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जो होती है, यानी कि रो एंड सिग्मा, रेजिस्टिविटी और ये कंडक्टिविटी है, ये क्या होता है मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा तो ये, और इस तरह से इनको हम रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड अपॉन क्या है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल आप चेंज कर दो तभी चेंज होगा ये। ओके, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल चेंज होगा तभी चेंज होगा, या टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज होगा, राइट। लेकिन मतलब मटेरियल्स नहीं चेंज करोगे तो सेम रहेगा। सपोज करें कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मटेरियल जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक ये चेंज नहीं होने वाले हैं। मटेरियल की प्रॉपर्टी है भाई, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक मटेरियल लेते हो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, एक भी ज्यादा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फिर वो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, अच्छी खासी अच्छी कंडक्टिविटी है, तो वो तो उसकी मटेरियल उसकी
उसकी प्रॉपर्टी है ना, जैसे सिल्वर आपने लिया तो सिल्वर की कंडक्टिविटी हाई होती है, तो उसमें जब तक वही उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वही अगर आप दूसरा कोई ले लो, आयरन ले लो, आयरन में सिल्वर से कम होता है कंडक्टिविटी। तो ये जब तक आप मटेरियल को चेंज नहीं करते तब तक उसकी कंडक्टिविटी, ये प्रॉपर्टी है उसकी, प्रॉपर्टी। अब उसका उसमें उसके डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई लेना देना नहीं है, किसके लिए, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के लिए। लेकिन अगर आपने मान लीजिए रजिस्टर की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें, देखिए रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस वो डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल आर, ये डिपेंड करता है किस पे, इसके लेंथ पे और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे और साथ में मटेरियल पे तो करता ही है। तो रो एल बाई ए आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये किसके लिए है, तो बेसिकली ये जो ना ये आपको अलग डिफरेंट कंडक्टर के लिए नहीं है, ये डिफरेंट मटेरियल के लिए आपको दे रखा हुआ है, ठीक है ना। कंडक्टर के लिए नहीं है, कंडक्टर के लिए तो स्ट्रेट लाइन आएगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, आपको अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर डिपेंड करेगा। यहाँ पे एक हाँ ये है क्या, ये बेसिकली ये अल्फा है क्या, तो अल्फा है क्या, तो अल्फा ये अल्फा है क्या, तो ये आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो आ जाएगा, मतलब कि इसको इधर लेके गए तो उसके बाद फिर इधर इसको शिफ्ट किया, तो ऐसे करके तो वो वैसे किया इसको, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे किया भाई, तो इसको करेंगे, इसको थोड़ा सा कर लो आप, रो नॉट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, रो नॉट प्लस अल्फा टी, और उसके बाद इसको इधर ले आए, रो माइनस रो नॉट डिवाइड बाई रो नॉट, ओके, इंटू रो नॉट ये आएगा, और दैट इज इंटू अल्फा टी, और यहाँ से ये क्या है, डेल्टा रो बाई रो नॉट दैट इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा, 1 बाई अल्फा, 1 बाई अल्फा, करेक्ट है। और दैट इज इक्वल टू, नहीं अल्फा चाहिए ना हमें तो अल्फा ही चाहिए ना, तो टी दैट इज इक्वल टू अल्फा, ये चीज़ आया हमारा, ठीक है ना, ये चीज़ हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, करेक्ट है। तो ये अल्फा आ गया, मतलब कि बेसिकली थर्मल कंडक्ट, ये कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, बेसिकली टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ओके, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी ऐसे बोलते हैं, या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको, उसके बाद तो देखिए बेसिकली रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि डायमेंशंस क्या है। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये चीज़ जो अभी आप बोला है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखिए। अब सपोज करें कि एक आपने मटेरियल लिया, कंडक्टर लिया, और इस तरह का है ये, ओके, और ये इस तरह का है, ठीक है, और ये इस तरह से है ना, ये इस तरह से, और इसमें आप देखेंगे तो अगर इसके बीच में यानी कि ये इसके क्रॉस अगर आपने बैटरी लगाया तो इसमें रेजिस्टेंस अलग आएगा। अगर आपने इसके क्रॉस बैटरी लगाया, मतलब इसके क्रॉस जो है ना, इससे सपोज करें कि आप क्या कर रहे हो, सपोज करें कि इसके क्रॉस आप रेजिस्टेंस लेने चाह रहे हो, इसके और यहाँ पे ये इसके क्रॉस लेने जा रहे हो, तो यहाँ पे अलग रेजिस्टेंस आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। डायमेंशन पे क्यों, क्योंकि इस बार क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा, ओके, और ये होगा और ये होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मान लीजिए कि आप रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे, तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो तरह का कॉम्बिनेशन है। सीरीज में क्या होता है, कॉमन करंट कॉमन होता है, करंट दोनों में सेम जाएगा, ओके। यानी कि कैसे हम पहचाने कि सीरीज है, तो एक का एंड पहला का सेकेंड एंड जहाँ पे खत्म होता है, वहां पे सेकेंड वाले का फर्स्ट एंड, अगर पहले का देखिए सेकेंड एंड जहाँ पे खत्म होगा वहाँ सेकेंड का फर्स्ट एंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, सेकेंड का सेकेंड एंड जहाँ पे खत्म होगा उसका थर्ड का फर्स्ट एंड, यानी एंड टू एंड, पहले का खत्म हुआ सेकेंड का स्टार्ट हुआ, सेकेंड का खत्म हुआ थर्ड का स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से एंड टू एंड अगर ज्वाइन है तो हम बोलेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसमें करंट जो होता है ना, वो करंट सब में कॉमन होगा, ये जो है ना ये कॉमन होगा, यानी कि सब में ये पास करे, करंट जो होगा सबसे होके जाएगा, करंट सबसे होके जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब जो करंट इसमें सबसे जाएगा तो जो पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम होगा, यानी कि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आया V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3,
तो कॉस्ट ये होगा, ये आई कांस्टेंट होगा, आई कॉमन होगा सब में, और जिसमें पोटेंशियल का जो ये होगा पोटेंशियल सबको आप ऐड करेंगे तो ये फाइनल पोटेंशियल के बराबर होगा, इस पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। और फिर बाकी इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, V1 की वैल्यू I इंटू आर, V2 की वैल्यू I इंटू R2, I इंटू R3, ऐसे हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, IR1 प्लस IR2 ओके प्लस IR3, ऐसे हम पुट करते हैं तो ये वैल्यू आती है। और इसके बाद इससे हम क्या करते हैं V/I करके रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें करंट जो आता है ना यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा, यानी कि करंट जो भी आता है ये करंट तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी इसमें तीनों में ये बढ़ जाता है, यानी कि। और लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा ये वाला, ये पोटेंशियल ड्रॉप ये वही होगा जो इसके क्रॉस यहाँ पे है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे ये कॉमन होगा, मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस वही पोटेंशियल इसमें वही इसमें, यानी कि इसमें क्या होता है V कांस्टेंट होता है, V कांस्टेंट यानी V कॉमन होता है, V कॉमन होगा, कांस्टेंट सब जगह वॉल्यूम सॉरी पोटेंशियल इसके क्रॉस सब जगह कॉमन होगा, ठीक है। अब राइट समझ में आई बात, पोटेंशियल सब जगह कॉमन होगा, तो इसमें करंट जो होगा ना, करंट जो भी आया यहाँ पे I ये तीन जगह बढ़ जाएगा, यानी कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये पोटेंशियल करंट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब करंट को आप यहाँ पे लिखेंगे तो V तो कॉमन है सब में, तो V इक्वल टू I1 इंटू R1, I2 इंटू R2, I3 इंटू R3, ऐसे करेंगे आप। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, तो I इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ऐसे आप लिखोगे। अगर ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट मैंने ले ली, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कर दिया 1/R इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, निकालते हैं। उसके बाद करंट कौन फ्लो कराता है, करंट कौन फ्लो कराता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए सपोज आपको कोई नेटवर्क दिया गया है जिसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तो आपको करना क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हो। सपोज करो कि मेरे पास ऐसे नेटवर्क दे रखा है, मतलब कैसा, तो ये इस तरह का एक नेटवर्क दे रखा है और इस तरह से है ना, यहाँ पे इस तरह से दे रखा है। अब यहाँ पे इस तरह से जाएगा और ये ऐसे करके और एक और करके और यहाँ से, ठीक है ना, एक यहाँ पे इस तरह से कर दिया मैंने। तो A और B ये आपका सबका मैं मान लेता हूँ R है और R है और R है और R है, ठीक है, ये चीज़ हमने, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो R इक्विवेलेंट आपको क्या आएगा, तो बेसिकली R इक्विवेलेंट चाहिए आपको यहाँ पे। तो हमें इस तरह का, ये तो मैं जो दिया है बहुत सिंपल टाइप का ही एक, तो समझिए इससे बहुत बड़े बहुत कॉम्प्लेक्स भी आते हैं। करना क्या है आपको, तो बेसिकली इनिशियल से फाइनल, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इनके बीच में R इक्विवेलेंट निकालना है। इनिशियल और दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन, ये दिस इज द इनिशियल पॉइंट। तो हम इसको ले लेते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल डेस्टिनेशन, ये जो है हमने मार्क कर लिया। अब देखिए याद रखिए कि करंट को बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे इनिशियल फाइनल के बीच में R इक्विवेलेंट चाहिए। तो करने का तरीका ये है, जो भी जंक्शन, जितने भी जंक्शन होते हैं, जंक्शंस जो होते हैं या नोड जो होते हैं, उन पर सबकी मार्किंग करते हैं हम लोग। नोड्स क्या है, तो नोड्स यानी जंक्शन क्या है, जंक्शन बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे दो से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 ब्रांचेज है, यहाँ पे 3 ब्रांचेज है, यहाँ पे 3 ब्रांचेज, यहाँ पे 3 ब्रांचेज, ओके। तो ये 3 ब्रांचेज यहाँ पे 3, यहाँ 3, यहाँ, तो इसको नंबरिंग कर देते हैं। देखिए ये और ए सेम है, अगर आप अलग नाम दो, चाहे ए नाम दो, एक ही बात है। ये 2 और ये 3 और ये 4, तो सबकी नंबरिंग कर दी हमने। वो जो सारे जंक्शंस की जो जंक्शंस हैं वो सारे जंक्शंस की नंबरिंग कर दी हमने, ठीक है। अब दूसरा बात की, देखिए हम क्या करना है कि एक और चीज देखिए, ये कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है, इसका मतलब दोनों सेम पॉइंट्स है। सेम पॉइंट्स का मतलब देखिए इसके बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, ये कोई एलिमेंट थोड़े ना है, ये तो कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है ना, ये एलिमेंट थोड़े ना है, ये तो कनेक्टिव वायर है। तो हमको ये और ये यानी कि A और 1 और ये 3, ये सबको एक ही पॉइंट हम मान लेंगे, एक ही पॉइंट यानी सेम पोटेंशियल पे है तीनों। अगर ये तीनों सेम पोटेंशियल पे है तो एक ही पॉइंट मान लेंगे। A 1 और 3 ये सब एक पोटेंशियल, एक ही पॉइंट पे है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे है।
तो मतलब एक ही पोटेंशियल पे तो हम एक ही पॉइंट मान लेंगे। अब अगला बात क्या है करना कि हमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को सबसे पहले ट्रेस करना है। सबसे पहले कौन से पाथ को लेंगे? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को। सारे पाथ को ट्रेस करना है, सारे पॉसिबल पाथ को ट्रेस करना है, लेकिन किसी को रिपीट नहीं करना है। रिपीट मतलब कि एक ही रजिस्टर्स को दो बार नहीं लिख देना है। यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले कि नंबरिंग किया आपने सारे जंक्शन की। सेकेंड पॉइंट कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से सबसे पहले लेना है, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से हम सबसे पहले जाना है। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से सबसे पहले जाना है। थर्ड पॉइंट क्या है? तो सारे पॉसिबल पाथ को ट्रेस करना है, लेकिन किसी को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं इसको। यहाँ से देखिए 1 और 2 और 1 और 3 ये तीनों दोनों सेम पॉइंट है। 1 और 3 सेम पॉइंट है। 3 पे पहुंच गया, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो ये 4 पे पहुंच जाऊंगा। देखो बी और 4 सेम पॉइंट है। बी और 4 सेम पॉइंट है। ठीक है, बी और 4 सेम पॉइंट है। राइट, ये चीज याद रखिएगा, है ना? ये चीज समझ में मतलब होपफुली याद रहेगा आपको। बी और 4 ये सेम पॉइंट्स है। देखिए अगर सीधे डायरेक्ट में जाऊंगा तो ये यहाँ एक रजिस्टेंस मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 रजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन आप 3 मिलेगा तो यानी सब काफी लंबा रास्ता है, काफी शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं है। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को सबसे पहले लेना होता है। तो यहाँ से आप 1 पे जाएंगे, 1 से 3 पे, यानी कि दोनों सेम पॉइंट्स हो गए। 3 से 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस लेंगे, यानी कि ये रेजिस्टेंस ले लिया। मैं इसलिए क्रॉस मैंने इसलिए लगाया, कट इसलिए मैं लगाया कि इस 2 बार ये काउंट ना हो जाए। एक ही चीज को आप 2 बार काउंट कर लो, इसलिए मैंने उसको क्रॉस कराया। ठीक है, 2 बार क्रॉस किया, उससे मतलब उसको क्रॉस कर दिया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देखिए 1 से लेके 2 जाएंगे। 1 से लेकर 2, अब देखो 2 से आप इस डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हो, 2 से 3, 3 से 4, तो ऐसे भी जा सकते हो या ऐसे भी जा सकते हो। तो इन दोनों तो सीरीज में है, तो दोनों का एक ही मान लीजिए, ये 2R हो जाएगा। तो 2 पे गए और 2 से 4 पे गए। 2 से मैं 4 पे गया, 2 से गया किस पे? 2 से गया 4 पे। तो यहाँ ये 2R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 और 3 के बीच में, मतलब अच्छा ये 1 और 2 के बीच में ये हो गया ना, तो इसको क्रॉस कर दिया आपने और ये क्रॉस कर दिया। कौन सा बच गया? 2 से 3 के बीच में एक बच गया। 2 और 3, 2 कौन सा है? 2 ये है, ये वाला 2 है, और 3 ये है। तो 2 और 3 के बीच में ये वाला बच गया। 2 और 3 के बीच में ये बच गया। ठीक है ना, 2 और 3 के बीच में। तो ये जो है ना, आप क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलल कर देते, यानी कि ये भी R है ना, R है, तो ये दोनों पैरेलल में है। कितना हो गया? 2R। ओके सॉरी 2R नहीं ना, R/2 ना भाई, तो इसको R/2 हो जाएगा। तो R/2 हो जाएगा, और फिर ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा और इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। ये 2R है, उसके बाद 2R को R के साथ, तो ये आएगा आपको यहाँ पे देखिए आपको कितना आएगा, ये और ये आएगा इससे। ये कितना है? R है, और ये कितना है? तो ये आपका R/2 है, दिस इज R/2, और ये है 2R, दिस इज 2R। ओके, दिस इज 2R। ये ऐसे आप करेंगे। तो इस तरह से आप दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में जोड़ देंगे तो कितना आएगा? ये 5/2R, और ये इसके साथ वो जो है ना, इसके साथ आप इसको पैरेलल में लेके और सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते इसके बाद। तो ये सेम अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं सेल के बारे में। सेल क्या है? सेल एक डिवाइस है जो कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप को मेंटेन करता है किसी भी सर्किट में। सेल क्या है? सेल एक डिवाइस है जो कांस्टेंट पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है किसी भी डिवाइस के अंदर। ठीक है ना, किसी भी डिवाइस में ये सेल है। सेल को आप समझ सकते हैं एक पंप की तरह, जो वाटर पंप की तरह। वाटर पंप क्या करता है? वाटर पंप हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ लेके जाता है। ठीक है ना, ये हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ लेके जाता है। अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं कि सेल क्या है। सेल एक डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में क्या करता है? पोटेंशियल ड्रॉप को मेंटेन करता है। यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके क्रॉस पोटेंशियल जो है ना वो कांस्टेंट पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है। ओके, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एक वाटर पंप से। वाटर पंप क्या करता है? वाटर को चढ़ाता है नीचे से लो ग्रेविटेशनल लेवल से हाई ग्रेविटेशनल लेवल, लो लेवल से नीचे से पानी ऊपर चढ़ाता है, यानी कि लो लेवल से हाई लेवल। ग्रेविटेशनल लेवल की अगर बात करें तो लो ग्रेविटेशनल लेवल से हाई ग्रेविटेशनल लेवल को की तरफ ये करता है, चढ़ाता है। तो उसी तरह से ये क्या करता है?
तो सेल भी एक पंप की तरह है और ये क्या करता है, चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ये लेके जाता है, राइट, समझ में बात। और हमेशा इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप मेंटेन रहता है, हमेशा ऑलवेज पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा मेंटेन रहेगा कांस्टेंट, राइट। ये सेल है, राइट। अब देखिए ईएमएफ क्या है, तो ईएमएफ बेसिकली ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स नहीं है, बेसिकली वर्क डन है। यूनिट चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को लेके जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो एक्सटर्नल एजेंट को या जो भी वर्क डन आपको करना पड़ता है वो वर्क डन ही ईएमएफ है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नॉट फोर्स, फोर्स नहीं है, ये बेसिकली वर्क डन है, ठीक है ना, वर्क डन है। और ये वर्क डन जो होगा वो क्या है, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में ले जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, वहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वही ये क्या है, ईएमएफ, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे कैसे निकालते हो, तो चार्ज को मूव करने के लिए आपको जो ये चाहिए, जो भी वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल। ओके, आइडियल सेल जो होता है, नॉर्मली सेल जो होता है आइडियल सेल जो होता है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, नॉर्मली हम ई से दिखाते हैं। और आइडियल जो होगा उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्यों होगा, क्योंकि कोई भी सेल बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं और कुछ उसमें कंडक्टिंग मटेरियल्स डालते हैं और जिसमें थोड़ा ना थोड़ा रेजिस्टेंस रहता ही है। ओके, लेकिन आइडियल की बात करेंगे तो उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका जीरो लेंगे, राइट। और हमेशा उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। जैसे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव दिखाते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव दिखाते हैं। रियल सेल क्या है, रियल सेल, तो रियल सेल एक सेल है, उसमें एक सेल है और रियल सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। तो ये दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, राइट। ये चीज तो ध्यान रखिएगा। ये जो सेल होता है, अब जो है उसके बाद आते हैं कि हम किरचॉफ्स लॉ क्या है, तो बेसिकली सर्किट को, कोई भी सर्किट आपको दिया रहा है, वो सर्किट मतलब कोई अगर कोई लूप दिया है या कोई सर्किट है, तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल होता है। पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉ है, किरचॉफ्स लॉ। दो लॉज है, फर्स्ट किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फर्स्ट किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करें तो किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या है कि भाई ये सिंपल सा ये बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ऐसे बोलता है। या फिर आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन मतलब जहाँ पे सभी मिल रहे हैं, ओके, सारे ब्रांचेज जहाँ पे मिल रहे हैं, किसी भी जंक्शन पे सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट या फिर सम ऑफ ऑल करंट इक्वल टू जीरो। और इसमें कंसीडर करते हैं, साइन भी जरूर लेते हैं, हम साइन के साथ लेते हैं तब ऐसा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि देखिए इसमें हम देखें तो यहाँ पे इनकमिंग करंट क्या है, I1, और ये किसके बराबर है, तो इनके ये देखिए, अच्छा ये भी तो है, तो ये I1 है इधर जंक्शन पे, और ये I3 प्लस I3 जो होगा दैट इज इक्वल टू I2 प्लस I4 इस तरह से है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर आप जो इनकमिंग है उनको पॉजिटिव मान लीजिए और आउटगोइंग को नेगेटिव मान लीजिए। तो ये I1 और प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4 दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या होगा, तो ये चीज समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। ओके, आप कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, सपोज करिए ये है और इस तरह से है और ये है इस तरह से, ठीक है ना। तो सपोज करिए इस तरह से यहाँ से जा रहा है ना, ये आपका यहाँ से जा रहा है, तो आप ले सकते हो कुछ भी अलग, ठीक है। ये I1 ले लीजिए, ये I2 ले लीजिए, I3 ले लीजिए और ये I4 ले लीजिए। तो जो एक को आपको, एक इनकमिंग को या तो पॉजिटिव मानो या आउटगोइंग को पॉजिटिव मानो, कोई से एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि फिर भाई अगर इनकमिंग को पॉजिटिव लोगे तो आउटगोइंग को नेगेटिव मानोगे। इसका वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये क्या होगा, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। ओके, I4 ये आएगा, राइट। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद किरचॉफ सेकेंड लॉ,
उसके बाद देखिए ये क्या होता है कि अच्छा एक और चीज़ है, ये किरचॉफ्स करंट लॉ किस पे बेस्ड है, बेसिकली ये चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ओके, ये बोलता है कि चार्ज पर सेकेंड जितना चार्ज आएगा किसी जंक्शन पे उतना ही पर सेकेंड चार्ज जाएगा यहाँ से, ये बोलता है। तो उसी के बेसिस पे ये है, राइट, इसी के बेसिस पे ये है। तो सेकेंड वाला जो है वो क्या है, वोल्टेज लॉ बेसिकली जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन पे है बेस्ड, एनर्जी कंजर्वेशन पे ये बेस्ड है। ये हमेशा जब लगाएंगे तब लगाएंगे किसके लिए, तो क्लोज लूप के लिए लगाएंगे, किसी क्लोज लूप के लिए ही लगाते हैं हम लोग इसको, क्लोज लूप के लिए ही लगा सकते हो आप, राइट, सही। तो ये बोल रहा है कि एक क्लोज लूप में सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। किसी क्लोज लूप में सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब सपोज करके एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट, ये दो एलिमेंट है, तो और ये लूप बना रहा है, कुछ भी दो एलिमेंट हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। ओके, ये ऐसा हम इसको लिखते हैं। तो दिस इज द आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। ओके, आइडियल सेल, अब यूजिंग आइडियल सेल आप यूज कर रहे हो तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, एक क्लोज लूप लिया और प्लस माइनस, ये करंट हमेशा हाई सेल हो जाता है, प्लस माइनस हुआ। ओके, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप, आप देखिए जब आप लगाते हो ना, ये क्या मैंने क्या कर दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या लगाया वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 0 आपने लिखा। अब क्या होता है जब हम इसको अप्लाई करते हैं ना, तो इसको अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप जो लिखेंगे तो इस यहाँ से यहाँ आने पे पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, वो हमें शो करने के लिए या हमें समझने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है कि किधर से किधर हम पॉजिटिव, मतलब इसमें साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता है। साइन कन्वेंशन का क्या मतलब है कि देखिए, या तो बेसिकली टर्मिनल है बैटरी का, तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। हमेशा ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल हम ऐसे बात करेंगे। करंट फ्लो कर रहा है इधर से हाई से, मतलब देखो नॉर्मली दो तरह कन्वेंशन लेते हैं, या तो मैं ये बोलता हूँ कि करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जा रहा है तो इधर हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी इसका साइन कन्वेंशन लेते हैं, साइन कन्वेंशन इसका कुछ लोग ऐसे भी फॉलो करते हैं कि अगर आप इधर से इधर जाओगे तो इतने का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इतने का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, कितने का, आई इंटू आर का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे उतना पोटेंशियल गिर रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग नेगेटिव ले लेते हैं, कुछ पॉजिटिव ले लेते हैं। तो दो तरह का साइन कन्वेंशन है, दोनों सही है, आप कोई सा भी फॉलो करो, जो आपके टीचर ने बताया वो बिल्कुल सही बताया है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो, यहाँ पे माइनस लेते हो, तो फिर यहाँ पे भी माइनस लेना, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो बात तो एक ही हो गई ना, बात तो एक ही हो गई। या तो यहाँ पे चेंज कर आप उल्टा वाला लगा रहे हो तो यहाँ पे भी उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अदरवाइज ठीक है, तब दोनों तरफ ऐसे करते हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, राइट। ये चीज अब इसका यहाँ से आ जाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, अब देखिए साइन कन्वेंशन लगा दिया आपने, साइन कन्वेंशन लगा के मैं ऐसे चलता हूँ कि करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा, साइन कन्वेंशन लगा लिया आपने, आई इंटू आर यहाँ से, और इधर की तरफ क्या होगा, माइनस ई इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा, आई इक्वल टू ई बाई आर आएगा। ओके, ई बाई आर, करंट आपको आराम से निकल आएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा सेल ले लिया, रियल सेल ले लिया, सपोज करिए कोई सा भी, मतलब इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस वही क्लोज लूप है किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, क्यों, क्लोज लूप है इसलिए लगा सकते हैं, बस इतना ही चाहिए, क्लोज लूप के अलावा और कुछ नहीं चाहिए किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए। देखिए यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, हम मैं करने जा रहा हूँ, साइन कन्वेंशन आपको लगाना पड़ेगा, बहुत आसान हो जाता है साइन कन्वेंशन लगाने के बाद। साइन कन्वेंशन दो तरह से लगा सकते हैं, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं करंट के डायरेक्शन में मैं बोलता हूँ कि हम करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, तो ये हाई होगा, ये लो होगा, और इधर जाएंगे तो ये वाला हाई होगा, ये लो होगा, और इधर प्लस है और ये माइनस है, ऐसे करके इस तरह से आएगा समझे। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि आई इंटू आर, ये प्लस आया, प्लस ये साइन प्लस आया, तो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, एक तरह से नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस ही तो लिखा है। उसके बाद यहाँ से इधर गया, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, प्लस लिखूंगा मैं, आई इंटू आर, उसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है, नेगेटिव आ रहा है, माइनस ई इक्वल टू 0, तो यहाँ से आई की जो वैल्यू आएगी ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ऐसे आएगा। ओके, तो ये इस तरह से करंट आपका आ गया, देखो कितना आसानी से आ गया।
ओके, अब देखिए उसके बाद बैटरी के मोड यहाँ पे बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। एक डिस्चार्जिंग और दूसरा है चार्जिंग। अगर बैटरी से करंट जा रहा है तो हम बोलेंगे कि भाई ये डिस्चार्ज हो रहा है। अगर बैटरी से करंट जा रहा है यानी कि सेल से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि ये डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि डिस्चार्जिंग मोड में है, राइट। अगर इसमें करंट एंटर कर रहा है तो करंट एंटर कर रहा है, अच्छा इसमें अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना लिख सकते हो? अगर ऐसे है कि इसमें देखो इससे बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? दिस माइनस दिस, वी ए माइनस वी बी, ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? इधर से देखिए मैं इस दिस माइनस दिस करने वाला हूँ ना, तो ये प्लस है, ये माइनस से करंट इधर से इधर जा रहा है, तो हमेशा करंट हाई से लो की तरफ जाता है, जो कन्वेंशन में ले रहा हूँ। तो इधर से इधर जाओगे तो प्लस मिलेगा, तो प्लस ई, उसके बाद यहाँ माइनस है ना, तो माइनस आई इंटू आर, ये आएगा माइनस आई इंटू आर। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आया इसके क्रॉस, इसके क्रॉस। ओके, कैसे आया भाई? तो पहले ई माइनस आई इंटू आर ये आएगा, ठीक है, समझ में आई बात होपफुली। चार्जिंग अगर मान लीजिए चार्ज हो रहा है, तो अगर वो तो डिस्चार्जिंग था, ये चार्ज हो रहा है, मतलब कि चार्जिंग किसको बोलेंगे? तो अगर बैटरी में करंट जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे चार्जिंग। क्या होता है, कई बार आप देखते हो कार में जो बैटरी होती है, वो बैटरी कुछ समय अगर आप उसको चार्ज नहीं करते हो तो डिस्चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या होता है, जब गाड़ी चलती है तो उसमें चार्ज करने के लिए एक मोटर लगी रहती है, वो उसको चार्ज करता रहता है। ओके, अगर आप मान लीजिए चार्ज नहीं करो तो क्या होगा कि डिस्चार्ज हो गया, मतलब कि वो काम नहीं किया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अब जब वो चार्ज हो रही थी ना, इससे मान ली गाड़ी चल रही है और बैटरी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है, तो बेसिकली और इस्तेमाल है भी, फिर भी वो चार्ज होता है। चार्ज होने का क्या मतलब है? बाहर से करंट इसमें आता है, बाहर से करंट सेल के अंदर आता है, सेल के अंदर आता है, तो ये हम बोलते हैं कि चार्ज हो रहा है, ठीक है। सपोज कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ फंक्शन वगैरह में हम बैटरी लेके आते हैं, और बैटरी लेके और लाउड स्पीकर चलाया या कुछ टीवी वगैरह चलाया, तो क्या होता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। हम उसको लेके जाते हैं और जहाँ पे बैटरी की शॉप होती है वहाँ पे वो क्या होता है, उसको चार्ज करता है। चार्ज करने का मतलब कि मशीन होती है, उस पर चार्ज होती है, मतलब सेल के अंदर करंट आ रहा है, उसके पास जैसे डिवाइस होता है वो उसमें लगाता है, और इसके बाद इसको करंट अंदर आती है बैटरी के, इस पर चार्ज होती है। तो ये चार्जिंग है, ये डिस्चार्जिंग है। करंट जब बाहर जा रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा है, और इसके तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आइसोलेटेड, ना तो चार्ज हो रहा है ना डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे आइसोलेटेड है। ओके, अब उसके बाद आती है बात कि अर्थिंग किसको बोलते हैं। अर्थिंग का बस एक ही मतलब है कि जिस भी पॉइंट को आपने अर्थिंग कर दिया उस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो गया, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। देखिए करंट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, जितना लूप में करंट जितना पहले फ्लो हो रहा था उतना ही करंट अभी भी फ्लो होगा, ठीक है। तो फिर क्या फायदा हम इसको अर्थिंग करते हैं? तो अर्थिंग करने का क्या फायदा? दो फायदे हैं। पहला फायदा कि भाई देखिए, अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए आपको तो आप बता पाओगे। दूसरा फायदा क्या है कि बेसिकली रेफरेंस पॉइंट मिल गया। ओके, कुल मिला के पहला पॉइंट ये है कि आपको रेफरेंस पॉइंट मिल गया। रेफरेंस पॉइंट मतलब उस पॉइंट पे पोटेंशियल आपको जीरो पता चल गया, रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है हमें, रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। और अगर रेफरेंस पॉइंट मिल जाता तो रेफरेंस पॉइंट मिलने से क्या होगा, हम क्या करते हैं, किसी और दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल बता सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल बता सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, तो करंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ना। अगर आप सोचते हो, कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम अर्थिंग कर देंगे तो पूरा करंट जमीन में समा जाएगा, अर्थिंग में चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा करंट में। करंट में जितना पहले जाता था अभी भी उतना ही जाएगा। बस ये है कि पहले क्या था, मैं पहले बोलूँ कि भाई इस जगह का पोटेंशियल कितना है, जब ये अर्थिंग नहीं किया है उस समय मैं बोलूँ इस जगह पोटेंशियल कितना, आप नहीं बता पाओगे। खाली आप पोटेंशियल ड्रॉप बता पाओगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ये बता पाओगे, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल कितना है ये नहीं बता पाओगे आप, ठीक है। अर्थिंग आपने किया तो उस जगह में पोटेंशियल, अर्थिंग का मतलब है इस जगह में V = 0, उसके अलावा कुछ नहीं। करंट पहले जितना था अभी भी उतना ही करंट आएगा। ओके, अब आपको चाहिए मान लीजिए इस जगह का पोटेंशियल चाहिए, फाइंड पोटेंशियल आपको चाहिए, किसका पोटेंशियल एट B। ओके, तो B आपको चाहिए। पहले आप नहीं बता सकते थे, खाली पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते थे जब ये अर्थिंग नहीं हुआ था। तो अब इसमें आपने क्या किया, देखिए आपने इसको इसमें केवीएल लगा दीजिए। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, यहाँ पे प्लस है और माइनस है, ये प्लस है और माइनस है, और ये यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 0 है। इससे केवीएल का कोई असर नहीं पड़ने वाला, इससे करंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अर्थिंग का।
केवी यहाँ पे ऐसे चल के मैं केवी लगा दूं, तो ऐसे चल के मैं केवी लगा रहा हूँ। कहाँ से स्टार्ट करूँ भाई? यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से किसी जगह से भी कर सकते हो। यहाँ से चलता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो कितना है 3i प्लस है ना, तो 3i, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 6i और यहाँ पे प्लस कितना है तो i ये है, और ये -10 यहाँ पे। बाकी कोई नहीं, और इसका कोई रोल नहीं है केवीएल लगाने में, इस अर्थिंग का कोई रोल नहीं है, अर्थिंग का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिए इसको। फिर यहाँ से क्या करेंगे, आई की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू 10/10 करेंगे तो ये 1 एम्पियर आ जाएगा, 1 एम्पियर। इस जगह का पोटेंशियल चाहिए आपको, तो अब देखिए अगर अर्थिंग कर दिया तो इस जगह पोटेंशियल 0 हो गया। अब VB माइनस VC दैट इज इक्वल टू यही ना, इस यही तो। अब ये क्या है तो दिस इज I 3i और 3 इंटू आई कितना है 1 है, दिस इज इक्वल टू 3। तो VB माइनस ये C पे कितना पोटेंशियल है 0 दैट इज इक्वल टू 3, तो इसको VB दैट इज इक्वल टू 3 दैट इज वोल्ट, इतना वोल्ट आएगा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। उसका शॉर्ट सर्किट आप देख लीजिए, शॉर्ट सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किट अगर आप करते हो, ठीक है, यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि दो पॉइंट्स को आपने सिंपल कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया, बस इतना ही मतलब है। दो पॉइंट्स को कनेक्ट सिंपल वायर से जोड़ दिया, सिंपल वायर से जोड़ दोगे तो क्या होगा, करंट देखिए, करंट हमेशा उस रास्ते से जाता है जिस रास्ते से कम रेजिस्टेंस हो। अगर बिल्कुल जीरो ही रेजिस्टेंस है तो और मजा है उसका, करंट का और मजा, और अच्छा लगेगा उसको कि भाई मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। यहाँ से यहाँ जा गए, पहले ये मान लीजिए यहाँ पे नहीं था और आपने फिर यहाँ से करंट इधर जाता इधर ऐसे घूम के जाता, ऐसे जाता, ऐसे है ना, ऐसे जाता है, जाके यहाँ से जाता है, ऐसे जाता और ये ऐसे जाता, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ इसके बीच में, यहाँ ये नहीं था शुरू में, ये वाला शुरू में ये नहीं था यहाँ पे, और आपने क्या किया, इसको यहाँ पे जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, मतलब कि कनेक्ट कर दिया मतलब अब इस तरह का हो गया तो यानी कि आपने अर्थिंग कर दी, और मतलब अर्थिंग नहीं की, यहाँ पे आपने शॉर्ट सर्किट किया। तो शॉर्ट सर्किट किया आपने, तो क्या किया, शॉर्ट सर्किट किया तो इसका मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो गए, सेम पोटेंशियल पे हो गए। इसका मतलब यहाँ पे तो आप ऐसे समझिए कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 है, यहाँ पर इसका तो 0 है ना रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस तो 0 है ना, R 0 है। अब इसके साथ पैरेलल में जोड़ा है तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, या ऐसे समझिए कि दोनों को अगर कनेक्टिव वायर से जोड़ा, शॉर्ट सर्किट किया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, और दोनों का सेम पोटेंशियल हो जाएगा तो कभी भी करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। यहाँ पे जब दोनों सेम है तो ऐसे घूमेगा ही नहीं, ऐसे घूमेगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा भाई, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, ये क्यों जाए इधर, सेम पोटेंशियल पे हमेशा करंट फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है, दोनों सेम पोटेंशियल पे है तो इधर जाएगा नहीं, इधर मुड़ेगा नहीं, है ना, सीधे ऐसे चला जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब यही है कि दोनों पॉइंट्स सेम हो जाएंगे। ओके, अगर इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर निकालो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इस तरह से BC, और ये ठीक है ना, ये A है और ये B और C दोनों है, तो ये R1 है और ये R3 है। तो R इफेक्टिव किसके बराबर, R इफेक्टिव R1 प्लस R3 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ ए सेल, अब सेल है, कोई सेल को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट मतलब कि इसका दोनों टर्मिनल्स को, इस टर्मिनल्स को इस टर्मिनल को दोनों को ज्वाइन कर दिया आपने। ज्वाइन जब कर दोगे तो भाई क्या होगा, तो ज्वाइन कर दोगे तो भाई देखिए इस बार ये पूरा क्लोज लूप है, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो ऐसे घूम रहा है। तो ये वाला हाई पे होगा और ये लो है, और ये वाला प्लस है और ये माइनस। ऐसे आप जाओगे तो घूमोगे तो क्या, I इंटू आर प्लस मिला ना, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस लिखा मैंने, माइनस E दैट इक्वल 0 IE/R। तो सिंपली आप कर सकते हो इसको। अर्थिंग का मतलब सिंपली इतना ही समझिए कि दो पॉइंट्स को आपने क्या किया, ये दो पॉइंट्स को एक ही पॉइंट बना दिया। ओके, इसका मतलब इतना ही है और से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को सिंपल आपने कनेक्ट कर दिया, एक ही पॉइंट बना दिया, राइट। अब बात करते हैं सीरीज बैटरी। अगर सेल है, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन अगर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आप कैसे करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए इसका इफेक्टिव अगर सर्किट मैं बनाऊं तो इफेक्टिव सर्किट कैसा होगा, ये दोनों अगर एक ही तरफ है। यह देखो बेसिकली क्या है कि ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। केवीएल अगर आप जानते हो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जानते हो, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करके बहुत आसानी से आप इनके लिए फॉर्मूला निकाल लेते हो। अगर आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ यानी किरचॉफ लॉ पता है तो
ओके, मैं कोई यहाँ पे नया कोई लॉ नहीं, कोई नया इक्वेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं उसी का इस्तेमाल करके और यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, जो कि कई बार आसान रहता है, आपको तुरंत आपको आंसर आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे याद कर लेते हैं। अदरवाइज आप चाहो तो डायरेक्ट केवीएल और केवीएल और केसीएल, इनकी किर्चॉफ्स करंट लॉ, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करके इनको निकाल सकते हो। अब बात करते हैं इसको। देखिए, अगर दोनों ये यहाँ पे अगर केवीएल लगाओगे तो क्या आएगा, केवीएल लगाओगे तो करंट निकालना है हमें, करंट निकालना है, तो इसका इफेक्टिव अगर मैं सर्किट बनाऊं तो इफेक्टिव सर्किट देखिए क्या होगा। तो इस तरफ दोनों एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल दोनों एक तरफ है, और इसका दोनों का रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये रेजिस्टेंस और ये आएगा, दिस इज E1, दिस इज E2, और दिस इज R1, दिस इज R2, और दिस इज R। ओके, इफेक्टिव है, तो दोनों बैटरी एक ही डायरेक्शन में है ना, तो इसका E1 प्लस E2 और R इफेक्टिव कितना है, तो R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, ये है R इफेक्टिव, तो ये करंट आ जाएगा आपको। ठीक है, करंट आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें से किसी एक को उल्टा कर दिया आपने, अगर एक को उल्टा कर दिया तो क्या होगा, वो मतलब ये इससे फर्क पड़ जाएगा। अगर सपोज करें कि ये सारे के सारे n है, n सेल्स है, और दोनों सेम है, मतलब सबका पोलैरिटी एक तरफ है, तो करंट जो आएगा वो n इंटू ई डिवाइड बाई, अब n सेल्स अगर है तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबके जुड़ जाएंगे, तो n इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ अगर किसी को एक उल्टा किया आपने तो उससे फिर आपके भी लगा के आप वहाँ पे कर सकते हो, उससे फर्क पड़ जाता है, इसमें घट जाएगा, ये में घट जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस सेम रहेगा, रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होने वाला अगर आप किसी टर्मिनल को चेंज करते हो तो। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस से उससे करंट पास हो रहा है तो पास करना पड़ेगा ना, चाहे उल्टा रहे चाहे सीधा रहे, बैटरी करंट को तो उससे पास करना पड़ेगा ना। अब इसमें देखिए पैरेलल अगर कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आई जो होगा आपको पता है क्या होता है, V/R होता है ना, तो V/R होता है, तो ये बेसिकली ये जो है ना क्या होगा, V/R कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे ये सेल्स जो है ना पैरेलल में है, और ये सेल्स पैरेलल में और रेजिस्टेंस भी पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो लोगे, रेजिस्टेंस इनका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लोगे आप 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो यहाँ से आपको R निकल आएगा। ओके, और तो टोटल R इफेक्टिव जो आएगा बाहर वाले से वो क्या आएगा, तो ये R, दिस इज R इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्टिव, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R ये हो जाएगा, क्योंकि अभी इफेक्टिवली लोगे तो ये कैसे आएगा, इफेक्टिवली लोगे तो केवीएल लगाओगे तो आ जाएगा, इसमें केवीएल और इसमें केवीएल लगाते हो आता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला में दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली क्या होगा, E1/R1 प्लस E2/R2 ऐसे करके अगर n है तो, या दो के ऊपर बात करता हूँ, डिवाइड ई क्या है V/R, और यहाँ पे आपको जो है ना ये आएगा क्या, तो इसी तरह से आप इसका जो केवीएल यूज करके और इसका इफेक्टिव ईएमएफ आप निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो इसमें। ठीक है ना, करंट आप निकाल सकते हो, सिर्फ आपको केवीएल यूज करना है। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम पढ़ते हैं कि कोई रेजिस्टेंस होगा, जो कोई रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, हीट प्रोड्यूस होगा, और बेसिकली यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होता है वही बेसिकली वर्क डन के बराबर होता है, जो है ना, और जो भी हीट प्रोड्यूस होता है वो कहीं स्टोर नहीं होता, वो जो है बिल्कुल एक तरह से हीट में चला जाता है। तो अब हीट कोई भी, अभी यहाँ इसी को लेकर जूल इफेक्ट बोला गया कि जूल इफेक्ट क्या है, तो बेसिकली इन्होंने ये बोला कि रेजिस्टेंस, किसी रेजिस्टेंस में अगर जो है हीट, रेजिस्टेंस में अगर करंट फ्लो कर रहा है टी टाइम तक कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो वो हीट यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि जो हीट होगी, जूल्स इफेक्ट आपको यही बताता है कि कितना हीट, मतलब आर रेजिस्टेंस में अगर टी टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, दिस इज VI/T। ओके, अब इसी को थोड़ा सा पावर जो होता है, पावर कैसे, पावर डिसिपेट जो होगा, तो हीट जो होगा, हीट पर सेकेंड जो डिसिपेट हो रहा है यही तो पावर है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे तो VI, यानी कि यहाँ पे क्या बच जाएगा, VI बच जाएगा, और दैट इज इक्वल टू I² इंटू R बच जाएगा, और दैट इज इक्वल टू V²/R बच जाएगा। इसी को जब टाइम से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे तो ये इस तरह से पावर आ जाता है, राइट। पावर यहाँ पे जो भी यहाँ पे हीट डिसिपेट होगा वो बेसिकली वही वर्क डन के बराबर होता है, तो इसलिए हम इसको पावर के बराबर करते हैं। ठीक है ना, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। अब देखिए, जो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो पावर कंज्यूम होगा वो उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
ओके, वे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो क्या होगा, सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो वहां पे सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पे समझ करिए ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है। तो सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो इसमें जो पावर देखिए करंट सब में सेम होगा, करंट सेम है ना, तो पावर जो होगा वो क्या होगा I स्क्वायर इंटू R है ना। तो करंट या ये आपको जो पावर आएगा वो I स्क्वायर इंटू R। ओके, तो पावर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही चीज यहाँ पे ये बोला गया है। ओके, ये चीज उन्होंने बोला है power dissipated among resistors are in the ratio of resistance. Okay, when number of resistances are connected in parallel, पर अगर parallel connected है तो parallel अगर connected है, देखिए अगर parallel connected है तो क्या होगा, देखिए इस तरह से, राइट, और ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है। ओके, और ये अगर इस तरह से कनेक्टेड है, राइट, अगर कनेक्टेड है तो क्या होगा कि इस तरह से अगर कनेक्टेड है तो आप देखोगे करंट जो होगा ना, करंट सब में अलग अलग जाएगा करंट। तो कॉमन क्या है, कॉमन है पोटेंशियल सब में सेम होगा। तो पावर जो होता है अगर पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो V स्क्वायर बाई R होगा। तो यहाँ से आप देखोगे पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, पावर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ये आएगा, राइट, समझ में बात। तो यहाँ पे अब यही चीज इनको यहाँ पे बोला गया है, आपको समझाया गया कि पावर जो होगा, पावर डिसिपेटेड अमंग रेजिस्टेंस आर इन द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके, पावर आप कैसे डिसाइड करते हो, तो पावर बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, और जो हीट जो जा रहा है वही तो वर्क डन है, जो हीट जो जा रहा है वही वर्क डन है। और वर्क डन का यहाँ पे जो भी सब तीन फॉर्मूले हैं, तीनों को आपने दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग ये पावर आपका आ जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी, देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजरमेंट कैसे करते हो, तो वो बेसिकली ये कैसे किलोवाट, वैसे तो इसका जो पावर होता है उसका यूनिट जो होता है वाट होता है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। ओके, तो कैसे मेजरमेंट करेंगे, किलोवाट आवर, किलोवाट, किलो का मतलब 1000 वाट, किलोवाट का मतलब 1000 वाट, और ओके आवर का मतलब कि उसको सेकेंड में आप कन्वर्ट कर दीजिए, सेकेंड में करेंगे टी इन आवर दिया हुआ है। ओके, तो इसको सेकेंड में आप कन्वर्ट करेंगे, इस सेकेंड में, और ये ठीक है ना, ये किलोवाट में। अब 1 किलोवाट कैसे लिखोगे, तो 1000 और ये इतना जूल, इतना जो सेकेंड में आप कन्वर्ट करोगे तो ये 1 किलोवाट आवर यानी कि कितना होगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स नंबर। ओके, तो ये 1 किलोवाट में इतने जूल्स होते हैं, 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स होंगे। अब मान लीजिए आपने कंज्यूम, आपके घर में कुछ बल्ब लगे हैं, कुछ फैन लगे हैं, तो उसमें कितना कंज्यूम हुआ है उसको कैलकुलेशन हम यूनिट में होता है, यूनिट पे ही आपसे चार्ज किया जाता है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हम कितना कंज्यूम किया हमने, तो वाट इंटू आवर, यानी वाट आवर हमने कर लिया, वाट आवर से 1000 डिवाइड कर लिया आपने। ओके, तो इस तरह से आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम कितने हुए वो आ जाता है आपका, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका यूनिट में, राइट, ये चीज यूनिट में आ जाएगा आपका। ओके, पावर जो है ना, पावर ट्रांसफॉर्मेशन रूल है, ये है बेसिकली क्या है कि बल्ब, देखिए कई बार होता है ना कि आपके क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं कि भाई एक सीरीज में 2 बल्ब लगे हैं और दोनों का वाटेज, एक का वाटेज कम दे रखा है, एक का वाटेज ज्यादा है, ठीक है, एक सीरीज में 2 बल्ब लगे हैं, एक का वाटेज कम है, एक का वाटेज ज्यादा है, तो किसमें मतलब कौन ज्यादा चमकेगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा। या फिर 2 बल्ब जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, एक का वाटेज कम है, एक का वाटेज ज्यादा है, कौन ज्यादा चमकेगा। ओके, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखा है, आपके लिए बहुत यूजफुल है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो बल्ब ऑफ सम स्पेसिफाइड वोल्टेज एंड डिफरेंट वाटेज आर इन सीरीज, सीरीज में अगर है, ओके, तो सीरीज में है तो इस तरह से सपोज करें कि ये बल्ब है और ये इस तरह से है, इनको जोड़ा गया है, ठीक है ना, तो ये W1 और इस W2 वाटेज इनका दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि सीरीज में है तो क्या होगा, सीरीज में तो कॉमन क्या होगा, बताइए, कॉमन होगा करंट, दोनों में करंट कॉमन जा रहा है, कॉमन करंट दोनों में सेम जा रहा है। करंट जब सेम जाएगा सो वाट वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब, वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा और डिफरेंट होगा, करंट तो सेम है लेकिन क्योंकि भाई यहाँ पे ये वोल्टेज डिफरेंट है, इसका मतलब कि उनके रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है।
ओके, तो सो वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब V इक्वल टू I इंटू आर, ओके, और दैट इज V डायरेक्टली वोल्टेज जो ड्रॉप आएगा उनके रेजिस्टेंस के अलग अलग उनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो पावर डिसिपेटेड बाय ईच बल्ब इतना पावर हो जाएगा, और बाकी P इंटू आर, बट एज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू W, यानी कि जो रेजिस्टेंस जो होगा वो उनके वाटेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। तो यहाँ से पावर जो होगा, पावर कंज्यूम होगा वो वाटेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या ऐसे बोल सकते हो पावर उन रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द लो वाटेज बल्ब विल गिव मोर इल्यूमिनेशन, यानी कि जो कम वाटेज का जो बल्ब होगा वो क्या करेगा, जो कम वाटेज का बल्ब होगा वो ज्यादा चमकेगा। कर सही है, ये चीज कम वाटेज का जो है ना वो ज्यादा चमकेगा। इसमें आप देखेंगे कि अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में ये एक बल्ब है और एक है, बल्ब तो रेजिस्टेंस ही है ना, और क्या। तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना, तो इसलिए वोल्टेज 1 है और वोल्टेज 2 है। तो आप देखोगे क्या इनके कॉमन क्या है, इनमें वोल्टेज कॉमन है, तो वोल्टेज इनके कॉमन है, ओके। जो वोल्टेज इसके क्रॉस है वही इसके क्रॉस है, तो वोल्टेज अगर कॉमन है तो रेजिस्टेंस अगर डिफरेंट है, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट है तो रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा ही होगा, और रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो इसमें करंट जो जाएगा वो भी डिफरेंट जाएगा, ओके। रेजिस्टेंस जो होगा वो इस पे रेजिस्टेंस इनके डिफरेंट होंगे, और इसमें करंट जो होगा डिफरेंट जाएगा, ओके। करंट कैसे जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आपको पता है जो जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है करंट उसको कम जाता है, रेजिस्टेंस इधर ज्यादा है तो करंट इधर कम जाएगा, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो करंट इसमें कम जाएगा। करंट हमेशा वो पाथ प्रेफर करता है जिस वजह से रेजिस्टेंस कम होता है, ओके। तो ये I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड पावर डिसिपेटेड बाय ईच बल्ब, पावर कितना डिसिपेट होगा वो पावर ये इसके अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि वोल्टेज दोनों में कॉमन है, देखिए वोल्टेज कॉमन है। हमेशा कंपैरिजन करना हो तो आप क्या करोगे, कंपैरिजन करना हो तो आप हमेशा वो टर्म्स यूज करिए जो कॉमन है, ओके। क्योंकि कॉमन वाले चीज एक साथ हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो आप कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि वोल्टेज दोनों में कॉमन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया V²/R, तो वोल्टेज तो सेम है ना, वोल्टेज कॉमन हो गया, हट गया, खाली रेजिस्टेंस को कंपेयर कर दिया तो आपको आ जाएगा पावर, ठीक है ना, कुल मिला के। तो यहाँ पे P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सो द हाई वाटेज बल्ब, हाई वाटेज का मतलब जो हाई वाटेज होगा R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू W, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू W, ठीक है ना। तो हाई वाटेज बल्ब विल गिव मोर इल्यूमिनेशन, ओके। तो हाई वाटेज बल्ब होगा, यानी कि ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा, तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो हाई वाटेज बल्ब यहाँ पे जो है वो ज्यादा इल्यूमिनेशन देगा, ओके, ज्यादा इल्यूमिनेशन देगा, तो हाई वाटेज। सही है, समझ में आई बात। ये चीज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग आप चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये क्या आएगा आपका, ठीक है। तो बेसिकली देखिए ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको यही बोलता है सिंपल वे में कि अगर देखिए पावर किसी भी सर्किट में पावर मैक्सिमम कंज्यूम तब होगा जब आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर, आउटपुट पावर जो होगा इनपुट पावर के बराबर होगा, तभी ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा, ओके। सिंपल सा पावर थ्योरम आपको ये बोलता है, पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको ये बोलता है कि ये जो है ना, ये बोलता है कि किसी भी सर्किट में पावर मैक्सिमम होगा तभी जब यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस के बराबर होगा, यानी कि मैक्सिमम पावर इसमें कंज्यूम करना है तो R जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r होगा। ऐसा ही कई बार होता है कि यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क लगे होते हैं, 3 4 5 10 रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे कि ये आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, ये एक्सटर्नल उसी को वहां पे बताया गया। व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क, एक ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखिए यहाँ पे इस तरह का डायमंड फॉर्म बनता है। डायमंड का मतलब यहाँ से करंट जो सप्लाई हो रहा है ना, यहाँ से 2 पाथ होने चाहिए, जहाँ से करंट सप्लाई हो रहा है वहां से 2 पाथ होने चाहिए, करंट है यहाँ से 2 पाथ आपको मिलने चाहिए, ओके। डायमंड आपको अगर ऐसे है, सपोज कि डायमंड तो है लेकिन इस तरह से है, इस तरह से, तो उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बोलेंगे। किसको, यहाँ से सपोज कि यहाँ से लग गया गैल्वेनोमीटर, करंट यहाँ से आ रहा है ना, ऐसा इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको हम नहीं बोलेंगे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, राइट। यहाँ पे
यहाँ पे दो पाथ मिलने चाहिए और उसके बाद ये और ये टर्मिनल्स वो ज्वाइन होने चाहिए, तो अब हम बोलेंगे कि ये सही है। ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट। अब दो पाथ मिल गया और यहाँ पे फिर से यहाँ पे फिर दो रेजिस्टेंस आके यहाँ पे जुड़ गए, राइट। यहाँ से दो पाथ मिल गए और फिर यहाँ पे जाके और फिर ये दोनों एक पॉइंट पे जुड़ गए, समझे आप। तो ये पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल, मतलब कि ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरह का दिखेगा ना डायमंड स्ट्रक्चर में, तो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। लेकिन ये बैलेंस्ड होगा कि नहीं उस पर ये डिपेंड, कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तभी ये बैलेंस होगा। बैलेंस हम इसको कब बोलेंगे? बैलेंस तब बोलेंगे जब ये दोनों का, मतलब बैलेंस कब बोलेंगे? बैलेंस तभी बोलेंगे जब इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के बराबर हो। ओके, मतलब दैट इज इक्वल टू आर बाई एस, या तो ऐसे बोलो या फिर इधर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, पी और आर, ये इस गर्मन पे से इस तरफ का जो दोनों का रेशियो होगा पी बाई आर दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एस। ये या तो इन दोनों का रेशियो और इस रेशियो के बराबर, या इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से आप खुद देख सकते हो, आर को यहाँ ले आइए और ये क्यू को यहाँ पे, क्यू और एस को ऐसे ले जाइए, तो यहाँ पे ऐसे जो है ना यहाँ पे ऐसे रेशियो सेटिस्फाई करेगा तो भी बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड है। भाई व्हीटस्टोन ब्रिज तो है लेकिन बैलेंस है कि नहीं उस वो देखना है हमें। बैलेंस तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बैलेंस अगर होगा तो क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, मतलब भी बी और भी डी ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे तो क्या होगा, आप इसको काट के हटा सकते हो। यहाँ पे जो है ना ये इसको काट के हटा सकते हैं, ये वाला काट के हटा सकते हैं, तो फिर क्या होगा भाई, ये इस नेटवर्क खाली ये रेजिस्टेंस बचेगा, ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में बचेंगे, यानी पी क्यू सीरीज में और आर एस सीरीज में और इनके पैरेलल में ये हो जाएगा आराम से। ये नेटवर्क सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये उसका। इस तरह से आप बन जाएगा, फाइनली ऐसे बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आप दोनों को सीरीज में और दोनों को सीरीज में इसके पैरेलल में आप कर सकते हो, ठीक है। समझिए बात, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है, होपफुली। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और इसको बैलेंस अगर है, बैलेंस है, ये अगर बैलेंस नहीं है तो ये नहीं होगा, मतलब कि अगर ये रेशियो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, किरचॉफ केवीएल और केसीएल लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। केवीएल, उसके बाद मीटर ब्रिज, ये क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है। इसमें क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। अननोन रेजिस्टेंस जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अननोन रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, नॉर्मली हम अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाते हैं, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस ये हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे ये लगाते हैं। अब बेसिकली ये पूरी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज पे बैलेंस्ड है, सॉरी डिपेंडेंट है, मतलब उसके ऊपर बेस्ड है, ऐसे बोलूँ तो, ठीक है ना। कैसे भाई, तो देखिए यहाँ पे अगर व्हीटस्टोन ब्रिज मैं आपको पैरेलली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको आसान लगे, और ये ठीक है ना, ये इस तरह से आपको आएगा। क्या है ये, देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस, कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस कौन है, P है, और इसको मैं Q बोल देता हूँ, चलो Q बोल देता हूँ, ठीक है ना, P बोल देता हूँ, Q बोल देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ करंट सप्लाई करने का जुगाड़, मतलब कि ये है अरेंजमेंट है, A से लेके C के बीच में, A से लेके C के बीच में एक करंट सप्लाई करने का ये अरेंजमेंट है पूरा। ये वाला, ये बैटरी और ये लगाया, तो बैटरी लगा दिया और यहाँ पे स्विच वगैरह था जो कि, चलो कोई बात नहीं, हटा दो। उसके बाद तो अब क्या कर रहे हो, देखिए ये तो खैर बाहर एक्सटर्नल, ये वाला एक्सटर्नल है, इसको आप भूल जाइए, खाली इतना ही है पूरा, ये तो देना पड़ेगा, नहीं तो पावर सप्लाई नहीं होगा। अब ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है कि उसमें बॉक्स होता है, उसमें नॉन रेजिस्टेंस होते हैं। नॉन रेजिस्टेंस मतलब आप उसमें से वैल्यू आप जो आप ये कर सकते हो, जो वैल्यू आप अप्लाई करना चाहते हो वो वहाँ पे पता रहेगा आपको, मतलब कि उसमें 1 ओम से लेके और आपका जो है 5000 ओम तक का रेजिस्टेंस वहाँ पे रहता है, और वो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, मान लो 10, 20, 50, 100 ओम जितना भी लगाना चाहो। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स, आर भी लिखा है, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है ना, दिस इज द रेजिस्टेंस
बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि ये कौन सा पॉइंट है, ये जो करंट सप्लाई कर रहे हो आप, करंट सप्लाई कहाँ पे कर रहे हो, ए पे कर रहे हो, तो इसको मैं ए नाम देता हूँ। कहाँ से करंट बाहर जा रहा है, तो करंट जा रहा है सी से, तो इसको मैं सी नाम देता हूँ, और ये भी बैटरी उधर चला गया। फिर यहाँ से देखिए ये जो है ना, ये प्लेट है, चौड़ा प्लेट इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि रेजिस्टेंस कम से कम हो, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको पता है कि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। उसके बाद इसके बीच में कौन सा है, आर, दिस इज आर, ये आर, और ये वाला कौन सा है, एस है। और डी और बी, डी कौन सा, ये वाला डी है और ये वाला बी है। डी और बी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना, ये गैल्वेनोमीटर लगाते हैं यहाँ पे डी और बी के बीच में, कौन सा, डी और बी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ठीक है। ये अब ये वाला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कौन सा, पी है, जो आप यहाँ पे लिखा है मैंने पी, और ये वाला रेजिस्टेंस कौन है, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस क्यू है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं कि ये यहाँ पे जो पॉइंटर होता है ना, इसको हम जॉकी बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर इसके बीच में होता है, यानी कि इसके बीच में गैल्वेनोमीटर होता है। हम यहाँ पे स्लाइड करते हैं तो स्लाइड करते 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 एक टाइम आता है जब ये बैलेंस हो जाता है, मतलब कि नल पॉइंट आ जाता है, मतलब कि ये जीरो करंट इससे फ्लो होता है इससे। मतलब कैसे पता चलता है, तो गैल्वेनोमीटर हमें बताता है। अब स्लाइड करेंगे तो एक इस तरफ आप आओगे तो ऐसे दिखाएगा करंट, ऐसे इसका डिटेल ऐसे रहेगा। अब इस स्लाइड करते 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 इधर ले गए, इधर मान लो पहुंच गए, तो वो धीरे 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 ऐसे इस तरफ दिखाएगा। और फिर और पीछे लाओगे तो एक टाइम आएगा ऐसे आएगा, पहले ऐसे था फिर ऐसे चला गया, फिर ये टाइम आएगा तो हम बैलेंस करते हैं धीरे धीरे और पीछे लाके, तो ये जीरो दिखाता है, नॉल पॉइंट दिखाता है, जीरो दिखाएगा, ठीक है, नॉल पॉइंट या जीरो दिखाएगा, ये समझ गए बात। तो ये चीज यहाँ पे नल पॉइंट या जीरो दिखाएगा, करेक्ट है, सही बात है, करेक्ट है, नल पॉइंट या जीरो दिखाएगा। अब देखिए आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो ए बाई एल होता है, नहीं क्या होता है भाई, रो एल बाई ए होता है ना, रो एल बाई ए, यानी कि क्या यहाँ पे है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, लेंथ के रेजिस्टेंस जो होगा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन सी लेंथ का, ये वाला लेंथ, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला लेंथ, तो यानी कि पी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, क्यू है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस एल, ठीक है ना, 100 माइनस एल, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस एल, ठीक है। और बाकी देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज होने वाला नहीं है, और इसका मटेरियल चेंज नहीं होने वाला, दोनों के लिए कॉमन है, इस वाले पार्ट के लिए भी इस वाले पार्ट के लिए। तो क्या होता है कि जब नल पॉइंट आ गया, नल पॉइंट का मतलब जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आ गया, इसका मतलब इससे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इससे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया। बैलेंस होने का मतलब कि आप ये व्हीटस्टोन ब्रिज लगा सकते हो, यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो गया, या ऐसे बोलो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है ना, इसका रेशियो यानी कि आर बाई एस इक्वल टू क्या लिख सकते हो, P बाई क्यू। तो ये P कौन सा है, ये L है, और ये क्या होगा 100 माइनस एल। तो यहाँ से आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए S, तो S चाहिए तो R इंटू 100 माइनस एल और डिवाइड बाई एल। ओके, ये चीज आप कर सकते हो, मतलब कि ये रजिस्टेंस जो भी आपने लगाया है वो फाइंड आउट कर लोगे इसका लेंथ का मेजरमेंट करके। लेंथ तो देख रहे हो ना, लेंथ तो दिखाई दे रहा है आपको, और मतलब दिखाई दे जाएगा, और लेंथ का यूज करेंगे तो ये आ जाएगा, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, उसके बाद आते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक डिवाइस है जो क्या करता है, स्मॉल करंट को फाइंड आउट करता है। किसी भी ब्रांच में अगर कितना करंट है या करंट है कि नहीं, करंट के प्रेजेंस को बताता है। स्मॉल करंट को हम मेजरमेंट करते हैं गैल्वेनोमीटर से। ओके, किसी ब्रांच में करंट है कि नहीं है वो गैल्वेनोमीटर आपको बताएगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक नीडल होती है और यहाँ पे एक कॉइल होती है। कॉइल के बारे में देखिए, मैग्नेटिज्म में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं इसको, क्योंकि मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट पूरा लगता है यहाँ पे। तो लेकिन बस सिंपल वे में हम बताएं तो ये है कि यहाँ पे एक कॉइल है और इस कॉइल से एक नीडल जो है यहाँ पे ये कनेक्टेड होती है। यहाँ पे एक जो है निशान होते हैं, ये जीरो है इस यहाँ पे, और इस तरफ दोनों तरफ इधर भी जा सकता है नीडल, इधर भी नीडल जा सकता है नीडल। इसमें क्या होता है, इसमें कॉइल होता है और कॉइल में करंट ऐसे पास करेगा और इधर से करंट ऐसे जा सकता है। ओके, तो नीडल पास करेगा, नीडल है
और नीडल से नीडल जो है नॉर्मली जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इस तरह दिखाएगा, मतलब ये 0 पे रहेगा। अगर करंट इधर से इधर जा रहा है तो नीडल इधर चला जाएगा, करंट इधर से इधर जाएगा तो इधर जाएगा, ओके इधर जाएगा, समझ बात। तो ये डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन ये है थीटा, सपोज ये जो थीटा जो होगा, यानी जितना कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है वो डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसमें करंट आप कितना फ्लो करा रहे हो, यानी कि डिफ्लेक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के, यानी कि आई के यहाँ पे लिख देता हूं मैं, और के जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा आई बाई थीटा। दिस इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ओके कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। और ये यानी कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, इसको आप करोगे उल्टा करोगे, यानी कि करंट सेंसिटिविटी हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, करंट सेंसिटिविटी, ओके दैट इज इक्वल टू 1/k इक्वल टू थीटा बाय आई, करंट सेंसिटिविटी आएगा, ओके। करंट सेंसिटिविटी मतलब कि यूनिट करंट डालने में कितना डिफ्लेक्शन होगा, यूनिट करंट आपने डाला तो कितना डिफ्लेक्शन होगा, ये करंट सेंसिटिविटी, यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट डाला या करंट यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन आएगा, ये हमें करंट सेंसिटिविटी बताता है। आई बात समझे, करंट सेंसिटिविटी हमें यही बताता है, आई बात समझे, सही है, करेक्ट है। करंट सेंसिटिविटी हमें ये बताता है कि यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। अब ये मान लो कि आपने करंट पूरा फुल यहाँ पे ज्यादा बढ़ा दिया, बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम आता है जब यहाँ मैक्सिमम जा सकता है, ये तो ये मैक्सिमम जो जाएगा उस थीटा जितना जा सकता है, यहाँ पे स्टॉपर होता है जो जाने नहीं देता, इस नीडल को रोकता है, तो मैक्सिमम जो करंट मतलब इसमें पूरा फुल एंगल जाने के लिए, यानी फुल डिफ्लेक्शन होने के लिए जो करंट जाता है ना उसको बोलते हैं कि क्या, उसको फुल डिफ्लेक्शन करंट, ओके, या फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं, या इसको रेंज भी बोलते हैं, रेंज मतलब मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्शन हो सकता है, मतलब डिफ्लेक्शन जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आता है उसको बोलते हैं कि कितना रेंज क्या है इसका, या मैक्सिमम इसका डिफ्लेक्शन क्या है, बस समझ आएगा। तो होपफुली कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम क्या करते हैं कि एमीटर भी बनाते हैं और वोल्टमीटर दोनों बनाते हैं, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों बनाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि भाई अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक कॉइल है और कॉइल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, तो रेजिस्टेंस इसका जी है और इसका जो रेंज यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गैल्वेनोमीटर का वो IG है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, एमीटर बनाना है तो उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जो है ना, ये शंट रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ठीक है ना, शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे हम एक जोड़ देते हैं, दिस शंट, ठीक है ना, शंट रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, पैरेलल में इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि पैरेलल में जोड़ेंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होगा, राइट, इसलिए हम इसको जोड़ते हैं। और इसको एमीटर को क्या करते हैं, एमीटर को हम जब भी मेजरमेंट करना होता है किसी ब्रांच में करंट को या किसी रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है तो उससे सीरीज में लगाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, इसको किसी भी ब्रांच में या किसी रजिस्टर के साथ सीरीज में लगाते हैं मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, ये चीज। अब मान लीजिए कि हमें इस एमीटर जो गैल्वेनोमीटर हमारे पास है, गैल्वेनोमीटर हम उसे क्या बना रहे हैं, आई करंट हमें मेजर करना है, मतलब उसका रेंज, अब आई रेंज का मुझे एमीटर बनाना है, ठीक है। तो हमें कितना रेजिस्टेंस को जोड़ना है शंट में, वो चीज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए इस गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है IG जा सकता है, अदरवाइज ये क्या करेगा, ये जल जाएगा, जलने का मतलब कि ये डैमेज हो जाएगा, हमें इसको डैमेज नहीं करना है, इसका मैक्सिमम इतना जितना जा सकता है उतना जाने देना है, और बाकी करंट जो है ना इधर से इधर पास कर जाएगा, इधर से इधर पास कर जाएगा बाकी करंट, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे आप देखिए, इसमें एक चीज है कि केवीएल लगा सकते हो ना, ये प्लस माइनस, और यहाँ से करंट जा रहा था ये प्लस माइनस, तो यहाँ से केवीएल ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, बात एक ही, मैं ऐसे लगा देता हूँ, तो ऐसे IG इंटू जी, इधर से इधर आएंगे तो माइनस ये S इंटू I माइनस IG, ऐसे है तो, और दैट इज इक्वल टू 0, केवीएल लगाया आपने, बस आया आपको IG इंटू जी माइनस S इंटू I माइनस प्लस S इंटू IG दैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आएगा आपको, बेसिकली S चाहिए ना, S चाहिए तो यहाँ से थोड़ा सा देख लो क्या है, या S चाहिए तो यहाँ से S के लिए तो डायरेक्टली इस करने की जरूरत नहीं, यहीं से आ जाएगा, ठीक है ना।
अगर आपको एस चाहिए तो उसको करने की जरूरत नहीं है, यही से डायरेक्टली हमें सन रेजिस्टेंस चाहिए ना, सन रेजिस्टेंस चाहिए तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। डायरेक्टली हम सन रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो यहाँ से एस की वैल्यू जो आएगी आई जी इन जी बाई आई माइनस आई जी, ये आएगा, ठीक है ना। इस तरह से क्या है, तो शंट रेजिस्टेंस कितना आपने जोड़ा है। अब ये तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा अमीटर, अमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर सपोज कि अमीटर मिल गया, इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा और इसका रेंज कितना होगा, आई होगा, ओके, ये आई होगा, और इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस कुछ बोलता हूँ आर एमीटर के बराबर होगा। अगर मान लीजिए इसका भी रेंज आपको बढ़ाना है, इसको भी रेंज चेंज करना है, तो रेंज चेंज करना है मतलब जो रेंज आपका आई तो इतना आ सकता है, मतलब आया हुआ है कि आई मेजर कर सकता है। अब इससे मान लीजिए कि इससे 100 गुना ज्यादा मुझे करंट मेजर करना है, यानी कि अब हमें क्या करना है कि n टाइम्स ज्यादा इससे मेजर करना है, यानी कि ये करंट जो यहाँ से हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से एक नया रेजिस्टेंस हम यहाँ पे हम लगा देंगे, ओके, नया रेजिस्टेंस एक और लगा देंगे। और मान लीजिए यहाँ से n टाइम्स करंट आया, आई इधर गया और इधर में कितना आया, एन आई में से आई घटा दीजिए, तो ये आपको इधर से पास कर जाएगा। भाई इस एमीटर से जितना जा सकता है उतना ही तो जाएगा, उससे ज़्यादा आप इंटर कराओगे तो चल जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो बाकी इधर से ही पास करेगा। यहाँ केवीएल लगाओगे, केवीएल लगा के फिर आर डैश की वैल्यू यहाँ से फिर से आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से आप क्या करेंगे, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को देखिए, वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं कि जब भी मेजर करना हो, इससे हम वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाते हैं, हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए मेरे पास एक ये है, ये मेरे पास सर्किट है, और सर्किट है, ये सर्किट है मेरे पास, ठीक है, और इस तरह का सर्किट है। मुझे पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, ठीक है ना, पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। पोटेंशियल ड्रॉप किसके बीच में चाहिए, तो सपोज करिए इसके क्रॉस चाहिए, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, इसके क्रॉस। अगर मान लीजिए इसके क्रॉस आपको ये करोगे तो ये वोल्ट मीटर आपको यहाँ पे लगाना है। अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर आपको इसके क्रॉस मेजर करना है, तो जिसके क्रॉस मेजर करना है उसके पैरेलल लगाएंगे आपको। एक और चीज याद रखिए, एमीटर का जो अगर आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस 0, आइडियल है तो एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा। अगर ये अब वोल्ट मीटर का आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लेते हैं। क्यों इनफाइनाइट लेंगे, क्योंकि भाई इसमें जितना कम से कम जाएगा ना उतना ही करेक्ट मेजरमेंट होगा। तो इसमें कम से कम करंट तभी जाएगा जब ज़्यादा ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस हो। तो आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहेगा तो करंट इसमें जाएगा ही नहीं, पूरा करंट इधर जाएगा, तो करंट मेजरमेंट करेक्ट होगा। अब देखिए बनाते कैसे हैं, तो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में आप सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये आपका ये है वोल्ट मीटर, ओके, वोल्ट मीटर ये है। हमें ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है जो भी का वोल्टेज मेजर कर पाए, ओके। एक तरह समझिए कि वोल्टेज वोल्ट मीटर का रेंज दे रखा है, वोल्ट मीटर का रेंज दे रखा है भी, ओके, वोल्ट मीटर का रेंज दे रखा है भी। अब देखिए यहाँ पे सपोज करो कि ए है और ये बी है, तो भी ए माइनस भी ए माइनस बी, ये क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी। करंट यही जा रहा ना, करंट तो यही जा रहा है, प्लस माइनस करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें करंट एंटर करेगा प्लस आई इंटू आर, तो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये कितना रेजिस्टेंस आपको जोड़ना है, ये आपको, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है वी, दैट इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आई इंटू आर। तो आपको आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ओके, तो वी माइनस आई जी इंटू जी डिवाइड बाई, यहाँ से आई से डिवाइड करोगे तो आई यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आई यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या बोले, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, जो ये आई कितना है, आई जी है ना, आई जी होता है, दोनों जगह आई जी कर देंगे ना भाई, यहाँ पे तो आई जी हट ही जाएगा और यहाँ पे आई जी आ जाएगा, करेक्ट है। तो ये आपका कितना है, सही है ये चीज, राइट। तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी वी बाई आर, आई जी। तो ये रेजिस्टेंस कितना जोड़ूं कि ये इतना वोल्टेज में मेजर करने वाला वोल्ट मीटर बन जाए, तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। होपफुली कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें। और चलिए अगला है पोटेंशियोमीटर। देखिए पोटेंशियोमीटर का जो इस्तेमाल है बेसिकली हम क्यों करते हैं, पोटेंशियोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं ईएमएफ निकालने के लिए, किसी भी बैटरी का ईएमएफ निकालना हो। आप बोलोगे सर वोल्ट मीटर तो है, क्यों जरूरत है इसका, दिमाग में यही क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली।
कि वोल्टमीटर के रहते हुए पोटेंशियोमीटर की क्या जरूरत है। तो देखिए वोल्टमीटर जो होता है ना, वोल्टमीटर वो पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करता है और ये क्या करता है, ईएमएफ मेजर करता है। समझ में आया? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि सपोज करिए मेरे पास बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, ओके, इंटरनल, दिस इज ई और दिस इज आर। तो अगर करंट मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ये लेते हो, सपोज कि करंट आपने ये लिया यार, ये है इधर से इधर जाएगा और ठीक है, तो ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि करंट आपको वहां से यहाँ जा रहा है ना, पोटेंशियोमीटर करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, करेक्ट है ना। आप इसके पीछे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, ओके, वी ए माइनस वी बी। और यहाँ पे इसके क्रॉस जो है ना ई माइनस आई इंटू आर, यहाँ पे आई आया, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस आप मेजर करने जाओगे वोल्टमीटर से। जब वोल्टमीटर का यूज करके पोटेंशियोमीटर ये आप निकालोगे, वोल्टमीटर का यूज करके और पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे, तो उसमें करंट जरूर बहेगा, करंट बहेगा। तो ये देखिए ये ईएमएफ है, और जब करंट जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी होगी ना, तो इस टोटल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी ना, इससे तो कम आएगी, इससे कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा ना, ये वैल्यू इससे कम आएगी। तो करंट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते अगर आप वोल्टमीटर से मेजर करना चाहते हो, किसकी, ईएमएफ की। तो ईएमएफ के लिए ये यूज होता है और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी यूज होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ये चीजें हैं, ठीक है ना। किस पे बेस्ड है, कैसे हम काम करते हैं इसके ऊपर, तो देखिए सबसे पहले दो काम के लिए इस्तेमाल होता है, पहला ईएमएफ ऑफ द बैटरी और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी, ओके, कितना। तो अब कैसे काम करते हैं, सबसे पहला तो ये इसका ये है कि हम एक इसमें टर्म डिफाइन करते हैं। और एक और चीज आपको मैं बता दूं क्लियरली, देखने में ये लगता है उसकी तरह, मीटर ब्रिज की तरह, लेकिन ये मीटर ब्रिज से इसका कोई लेना देना नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं, ओके। देखोगे तो लगेगा अरे मीटर ब्रिज जैसा दिख रहा है, लेकिन मीटर ब्रिज से कोई लेना देना नहीं, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। मीटर ब्रिज का जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है, वो ये नहीं है, इस पे डिफरेंट इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए बात ये करते हैं कि ये सबसे पहला बेसिक कैसे काम करते हैं। कि ये रेजिस्टेंस जैसे आपको सिमिलरिटी इसलिए लगती है मीटर ब्रिज से क्योंकि उसमें भी वायर होता है, इसमें भी वायर होता है, लेकिन देखिए डिफरेंट क्या है, वो वायर सिर्फ 1 मीटर का होता है मीटर ब्रिज में, ये 1 मीटर का कोई जरूरी नहीं कि हो, 2 मीटर, 4 मीटर, 6.5 मीटर का भी आया हुआ है एटीजे में, एडवांस में 6.5 मीटर का भी है, आप देख सकते हैं। एक बैटरी ये लगाते हैं इसलिए क्योंकि करंट फ्लो कराएगा, करंट फ्लो कराएगा तभी ये इसमें काम, मतलब ये करंट फ्लो कराएगा तभी ये मतलब ऑपरेशनल होगा। तो अब देखिए इसका रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस दे रखा है आर और लेंथ है जिसकी एल दे रखा है, हाँ लेंथ भी दे रखा है। तो हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, 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 ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक हम डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम मैं बोलता हूँ लैम्डा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक टर्म डिफाइन, हालांकि यहाँ पे एक से डिफाइन किया गया तो एक से ले लेते हैं, स्मॉल एक्स। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल किस, यहाँ से आप पोटेंशियल किस रेट से ड्रॉप होगा, पोटेंशियल इस यहाँ से किस रेट से, लेंथ के रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में, और ऐसे बोलो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, दैट इज अपॉन लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी जो होगा इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें देखिए, इसके लिए करंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसमें करंट कितना होगा भाई, तो करंट आप फाइंड आउट कर लो। करंट इसमें देखिए अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ तो एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, मतलब एक इस तरह से आप बना सकते हो कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ई है, स्मॉल आर है, और ये क्या है, आर है। तो यहाँ पे करंट जो आएगा, करंट आई इक्वल टू ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा इसके क्रॉस, दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर, और आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू ई है, कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ऐसे आएगा, ठीक है। ये पोटेंशियल ड्रॉप है। अब पोटेंशियल ड्रॉप जो है ये चीज यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, डेल्टा वी बाई एल, पोटेंशियल ड्रॉप एक बार आ गया, ये चीज चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये चेंज नहीं, मतलब यहाँ इन दो पॉइंट्स के लिए भी उतना ही होगा,
इन दो पॉइंट्स के लिए भी उतना ही होगा, किसी भी दो पॉइंट्स के लिए लोगे ना तो ये वैल्यू सेम रहती है। क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे, ये वाला पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहेगा किसी भी गिवन दो पॉइंट्स के लिए। करेक्ट है, समझ में आ गई बात, ये चीज़ होपफुली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम होता है किसी भी दो पॉइंट्स के लिए। सही है, आगे बढ़े चले। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक बार आ गया तो उसके बाद हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे जो हमने लिया थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई किया कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी डाल दिया। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, तो रियोस्टेट भी डाल दिया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। करंट की वैल्यू जो हम निकालेंगे उस करंट की वैल्यू निकालते समय ही हमारा बस ये हो जाएगा कि वैल्यू जो डालेंगे यहाँ पे, ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। करंट की वैल्यू जो आएगी आई दिस इज इक्वल टू ई बाई यहाँ पे ये इस वाले में करंट फ्लो करेगा, तो दैट इज इक्वल टू इसका अगर रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और लेंथ एल है तो इसका जो आएगा आर प्लस रेजिस्टेंस यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर प्लस आर एच, बस और कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अभी भी उतना ही सब कुछ सेम है, ठीक है ना। कुल मिला के ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, दैट इज वी बाई एल। पोटेंशियल जो चेंज हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, राइट, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, अब बात करते हैं, देखिए क्या होता क्या है कि ये चीज़ हम यहाँ पे सबसे पहले एक नॉन ये पूरा सेट हो गया। ये इसलिए देखिए इसका क्या काम है, इसका बस इतने काम है कि इसमें करंट फ्लो कराता रहे, और करंट फ्लो कराते रहेगा तभी हम ये हम कर पाते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप तभी आएगा। करंट इधर से आया, अब करंट हमने क्या किया कि और नॉन मतलब नॉन ईएमएफ का बैटरी हम यहाँ पे रखते हैं। अगर नॉन ईएमएफ का बैटरी रखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट लेते हैं। कौन सा, इसको क्या बोल दूं मैं, इसको सी बोल दूं और इसको डी बोल दूं, क्या सी और डी बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए सपोज यहाँ पे नॉन ये बैटरी हमने लगाया, यहाँ से यहाँ कुछ लेंथ सपोज करके देखिए अब क्या होता है कि हम करंट यहाँ से आया, दो पार्ट में बटेगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो इधर जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, इधर से भी जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। ओके, तो क्या हो, करंट फ्लो करेगा इधर से भी। लेकिन हमने क्या किया, जॉकी ये वाला पॉइंटर जो है, पॉइंटर जिसको जे से दिखाया, जो जॉकी को स्लाइड किया हमने, स्लाइड करके हमने क्या किया कि एक ऐसा पॉइंट लिया जहाँ पे ये इस तरह से करंट फ्लो करना बंद हो जाए, यानी कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दिखाए। नल पॉइंट यानी कि उसको क्या बोलते हैं, नल पोजीशन बोलते हैं, नल पोजीशन। तो ये डिस्टेंस जो आएगी वो नल आपका ये डिस्टेंस जहाँ पे नल पोजीशन इसको मिल जाएगी, यानी कि ये लेंथ जो होगी, सपोज कुछ क्या ले लूँ मैं, इसको कुछ ले लूँ, क्या ले ले भाई बताइए, कुछ भी L1 ले लेते हैं, ठीक है ना, L1 ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VA माइनस, देखिए हमेशा करंट हाई से लो की तरफ जाएगा तो इधर हाई रहेगा, इधर लो रहेगा, VA माइनस VC दिस इज इक्वल टू आई जो आया, आई जो यहाँ से आया वो आई इधर से गया ही नहीं, इधर तो करंट जीरो है ना, तो इधर से पूरा चला गया, तो आई इंटू आर, आई इंटू देखिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप जो आया इधर से वो लेंथ के करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो यहाँ से x इंटू L1, x क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इतने लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया, तो ये x इंटू L1 पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ये आएगा इतना, इस यहाँ से आता पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, तो लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ से, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये अब बात करते हैं, देखिए यहाँ से इसमें करंट जीरो है, इसमें करंट जीरो है ना, तो करंट जब जीरो है तो भाई यहाँ का जो इसका कोई रेजिस्टेंस है भी तो उसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, मतलब VA और VD ये कितना है, इसके इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना है, तो E के बराबर। ओके, क्योंकि अब देखिए करंट इससे फ्लो नहीं कर रहा है, करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि C और D दोनों सेम पोटेंशियल पे है, C और D सेम पोटेंशियल पे, सेम पोटेंशियल का मतलब ये पोटेंशियल ड्रॉप और ये पोटेंशियल ड्रॉप दोनों सेम है, बस यहीं पे कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है ना, यहीं पे कॉन्सेप्ट है, ये पोटेंशियल ड्रॉप और ये पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों जो है ना ये दोनों सेम है, मतलब E इक्वल टू x इंटू L1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या किया, मैं सेम इसी तरह से दूसरा इसको हटाया और दूसरा बैटरी लगा दिया जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, जिसका EMF नहीं पता मुझे। अब जब EMF नहीं पता तो हम फिर से इसको जब यहाँ पे लगाएंगे, चेंज करेंगे EMF, तो फिर से ये क्या करेगा, बैलेंस तो नहीं रहेगा, फिर से स्लाइड करके बैलेंस करेंगे,
स्लाइड करके बैलेंस करेंगे और एक पॉइंट खोजेंगे जहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, और वो मैं बोलता हूँ कि कितने लेंथ पे बैलेंस होगा। सपोज करिए ये L2 लेंथ पे बैलेंस होगा, तो E इक्वल टू x इंटू L2। अब ये E2, ये E है और E2 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम रेशियो ले लें, तो x कट जाएगा और E2 बाई E इक्वल टू L2 बाई L1। x तो कट गया ना, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा E2 की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू E इंटू L2 बाई L1, ये चीज़, राइट। ये चीज़ यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये पहला चीज़, वही चीज़ यहाँ पे किया, यहाँ पे वही सही करते हैं हम लोग कि पहले क्या करते हैं कि पहले केस में हम क्या करते हैं कि भाई आपको x तो मिल गया ना, x तो मिल गया, x मतलब कि ये पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये जो है ना पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो है वो मिल गया आपको, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ मिल गया x। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ, मतलब हमने ये एक बैटरी जोड़ा, कौन सा बैटरी जोड़ा, ये वाला जोड़ा, तो यहाँ से ये वाला आपका सर्किट बन गया, ठीक है ना। ये वाला आपने यहाँ इसको जोड़ दिया तो आपने करते करते बैलेंस कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा L1 है, तो ये वही सेम चीज़ जो अभी हमने किया हमने। तो ये E1 किसके बराबर, E1 जो है दैट इज इक्वल टू E1 जो होगा E1 यहाँ पे x इंटू L1 के, फिर उसके बाद हमने इसको हटा दिया और इसको पूरी तरह से हटा दिया, और इसको हमने जोड़ा किससे, हमने जोड़ा इससे, इधर से जोड़ दिया, इधर से उधर से कनेक्शन हटा दिया, इधर से जोड़ दिया, ये E2 बोलता हूँ और इसको R2 बोलता हूँ। देखिए जब इधर से करंट पास ही नहीं करेगा बैलेंस होने पे, तो फिर ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। तो E2 की वैल्यू जो आएगी वो x इंटू L2 आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए E1 बाई E2 और इक्वल टू L1 बाई L2। यहाँ से आपको फॉर्मूला आप यूज करेंगे, आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अगला जो है कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, देखिए, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है, समय कम है हमारे, मतलब कम रहता है, और बहुत सारे लोग चाहते भी नहीं कि बहुत डिटेल में यहाँ कराया जाए, ओके, जस्ट रिवीजन यहाँ पे है। लेकिन ये जो सेम चीज़ें जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उसी को मैंने अलग अलग टॉपिक करके भी हमारे चैनल पे डाल रखा है, आप वहाँ पे देख के पोटेंशियोमीटर का जो चैप्टर है उसको पूरा, मतलब जो टॉपिक है वो आप देखिएगा, पूरे 1 घंटे में मैंने समझाया है, बहुत स्लो पे चला हूँ मैं हर टॉपिक को, मतलब जो भी यहाँ पे पढ़ाया मैंने, गैल्वेनोमीटर हो, अमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, मीटर बीज है, पोटेंशियोमीटर है, ओके, और पोस्ट ऑफिस बॉक्स, सबको मैंने बहुत स्लो कराया है और आराम से, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देते हुए हमने किए, बहुत सारे केसेस जो है ना अलग अलग एग्जाम्पल दे के हमने कराया, तो काफ़ी समय वहाँ पे लेके हमने सॉल्व करा है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, अगर बाई चांस आप डिटेल में देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेके, अगर टाइम आप देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है वन ड्रीम इंस्टीट्यूट, ओके, इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है R डैश, ओके। यहाँ पे देखिए बना नहीं है लेकिन बना देता हूँ मैं, इसके अंदर ही रहता। अब ये तो आपको पता है, बताया मैंने, ये अरेंजमेंट किसका है, ये अरेंजमेंट तो किसके लिए है, तो ये तो करंट सप्लाई करने के लिए अरेंजमेंट है ना, ये करंट, ये जो अरेंजमेंट होता है ये करंट सप्लाई करने के लिए, वो करंट खाली देगा। अब हमने यहाँ पे एक सेल लगा दिया, सेल लगा के हमने इसको बैलेंस हमने कर दिया, बैलेंस का मतलब हमने एक नल पॉइंट खोज लिया, नल पॉइंट मतलब कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर नल जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, तो हमने इसको नल पॉइंट हमने खोज लिया, यानी कि ओके, जो बैलेंस हमने कर लिया। बैलेंस जब करेंगे तो यहाँ पे इधर से कोई करंट जाएगा नहीं, ये जो भी करंट आएगा इधर पूरा पास कर जाएगा और इधर से इधर चला जाएगा। तो ई डैश, ये ई डैश जो होगा ये किसके बराबर, ये इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसी के बराबर हो जाएगा। करंट पास ही नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, मतलब इससे कोई असर नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा इसकी वजह से, कि इसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। यहाँ पे होगा क्या है, जो पोटेंशियल ड्रॉप इधर है वही पोटेंशियल ड्रॉप इधर है, जो पोटेंशियल ड्रॉप इधर वही पोटेंशियल ड्रॉप इधर, करेक्ट है। तो अब हम लिख सकते हैं ई डैश इक्वल टू, यहाँ पे जो हम मैं बोलता हूँ कि ये एक्स क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो एक्स इंटू L1, एक्स इंटू L1 यहाँ पे हमने इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अब हमने इस बार क्या किया, इस बार जैसे हम पिछले वाला केस में अगर EMF चाहिए उनका, तो हम उसको इसके साथ दूसरा एक लगाते थे, फिर बैलेंस करके फिर लेंथ निकालते थे। यहाँ पे हम दूसरा EMF, दूसरा बैटरी सेल नहीं लगाने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं जो नॉन रेजिस्टेंस है,
नोन जिसकी वैल्यू नोन है। अब जैसे आप लगाओगे तो आप देखोगे इसके क्रॉस पोटेंशियल जो है पोटेंशियल वो चेंज हो जाएगा। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल था पहले वो डिफरेंट था और ये पोटेंशियल अलग है और पोटेंशियल ड्रॉप जो इसके क्रॉस डिफरेंट होगा। तो ये पहले जो L1 पे बैलेंस था अब वो बैलेंस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके क्रॉस पोटेंशियल अलग है, इसके क्रॉस पोटेंशियल अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, है ना, कि ये पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ किसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट हो जाएगा इसके कंपेरेटिवली। तो क्या करेंगे, अब फिर से हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लेके और फिर से इसको नया हम लेंथ खोजते हैं, वो पॉइंट खोजते हैं जहाँ पे नल पॉइंट नल दिखाता है, मतलब नल पोजीशन को फिर से हम सर्च करते हैं। मतलब एक पॉइंट पे जाके और ये ऐसा होता है कि ये बैलेंस हो जाता है, यानी कि ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। क्यों जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है? इसको मैं क्या बोलूँ, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ और इसको सी इसको क्या बोलूँ, इसको ए बोल देता हूँ और इसको बी बोल दिया जाए, बोल देता हूँ बी, और इसको सी बोल देता हूँ, इसको डी बोल देता हूँ। अब देखिए इसका पोटेंशियल इसमें जीरो करंट क्यों जाएगा, जीरो करंट इसलिए जाएगा कि ये और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाए तो इसमें जीरो करंट जाएगा। ये और ये दो सेम पोटेंशियल पे होंगे तो इसमें जीरो करंट जाएगा ना। अब यहाँ पे जीरो पोटेंशियल क्यों होगा, मतलब जीरो करंट क्यों जाएगा, ऐसे बोलो ये दोनों पोटेंशियल सेम क्यों होंगे। अगर यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाए, ये तो सेम पोटेंशियल पे है ना, दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाए तो क्या होगा, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, यानी कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नल पॉइंट हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे इनके बीच में VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू x इंटू L2 यही तो होगा। और इस वाले में अगर बात करें तो इस वाले में तो यहाँ से देखिए बाहर से नल पॉइंट जब आ गया तो करंट इससे नहीं जा रहा है, इसका मतलब इधर करंट नहीं आ रहा, इधर करंट नहीं आ रहा, लेकिन इस लूप में तो करंट घूमेगा ना, इस लूप में तो घूमेगा, ये लूप बन गया तो इसका करंट मैं बोलता हूँ कि ये स्मॉल आई है और ये करंट ऐसे आएगा और ये करंट ऐसे आके और इधर घूम जाएगा, ये और उधर घूम जाएगा। ये करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, केवीएल लगाएंगे यहाँ से यहाँ, तो I इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर माइनस ई डैश दैट इज इक्वल टू जीरो। तो आई की वैल्यू जो आएगी ई डैश बाई आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, ये आएगा। आई बस आई की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अभी आई की वैल्यू आ गई तो अब इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इसके क्रॉस, या तो इसके क्रॉस ले लो या इसके क्रॉस ले लो, बात एक ही है, इसके क्रॉस लेंगे तो यानी कि वी सी माइनस वी डी दैट इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू आई, यानी कि ई डैश इंटू आर डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। और ये दोनों सेम है, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो दोनों बराबर है तो वो इक्वेट कर सकते हो आप, इक्वेट कर सकते हो मतलब एक्स L2 इक्वल टू ई डैश आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। अब ये और ये दोनों, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, ये x और x कट जाएगा, दोनों डिवाइड करेंगे x कट जाएगा, ई डैश कट जाएगा, ओके, ई डैश कट जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड कर दूँ, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करता हूँ तो L2 बाई L1 दैट इज इक्वल टू ई डैश कट जाएगा, ओके, ई डैश कट जाएगा, R बाई आर प्लस स्मॉल आर, ओके, और ये L1 आ जाएगा, L1 भी कट जाएगा ना, नहीं ये हाँ यहाँ पे क्या आएगा, नहीं तो देख लेते कैलकुलेशन इसका, इसको आपने डिवाइड किया इससे तो एक से कट गया, L2 बाई L1 हो गया और ये कट जाएगा, L1 नहीं होगा यहाँ पे ना, और इसमें ये इतना बच जाएगा और यहाँ से फिर आप स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लोगे, स्मॉल आर की वैल्यू निकाल देता हूँ, इसको वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो स्मॉल आर इक्वल टू इसकी वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो L1 बाई L2 इंटू आर और माइनस कैपिटल आर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आप निकाल पाएंगे, तो ये आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स बेसिकली ये किस पे डिपेंडेंट है, किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, ओके। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है, अगर इन दोनों का रेशियो बराबर है
तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे तो अगर सेम पोटेंशियल पे होंगे तो क्या होगा, ये दोनों सेम पोटेंशियल तो सॉरी इन दोनों के बीच का रेशियो, इन दोनों के बीच का रेशियो सेम है तो ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। ओके, यानी कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एक्स। अगर ऐसा है तो फिर ये मतलब ये और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, और सेम पोटेंशियल पे होंगे तो आप इनको गैल्वेनोमीटर को हटा सकते हो, ठीक है ना, हटा सकते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, इसको मैं अगर इसकी इक्विवेलेंट दिखाऊंगा, इसको कहाँ से कहाँ दिखाऊं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ना नॉन रेजिस्टेंस होता है। ये जितने गोले गोले देख रहे हैं सारे नॉन रेजिस्टेंस है। वहाँ का एक की निकाल दीजिए, की मतलब कुंजी चाबी निकालोगे तो उतना रेजिस्टेंस इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना रेजिस्टेंस होते हैं 1 2 3 4 ऐसे 100 1000 2000 5000 10,000 ऐसे करके यहाँ से रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एक ही रेजिस्टेंस है, ये पूरा एक रेजिस्टेंस है। मतलब कि ऐसे बोलो कि ये यहाँ से जो भी कुंजी निकालोगे उतना रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 10 100 1000, उसी तरह से इस तरफ होता है, यहाँ पे 10 100 और ये 1000 ऐसे होगा। तो अब मान लीजिए कि यहाँ का कोई आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया, एक रेजिस्टेंस ये निकाल लिया और एक रेजिस्टेंस ये निकाल लिया। ओके, तो इसका रेशियो कितना होगा, वही आप यहाँ पे रेशियो डिसाइड हो जाएगा एक बार। तो इसका रेशियो यानी कि पी और क्यू आपको पता चल गया, पी निकल आया और क्यू निकल आया, पी और क्यू निकल आया, ठीक है ना, पी और क्यू निकल आया। उसके बाद देखिए इसको बी और डी के बीच में, बी कौन सा है यहाँ पे और डी कौन सा है यहाँ पे, बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर जो है वो बी और डी के बीच में यहाँ से इसके बीच में लगता है ये वाला, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस डाल देते हैं। अननोन रेजिस्टेंस किधर, किसके बीच में, डी सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में, सी और डी, ये सी है और ये डी है। एक अननोन रेजिस्टेंस डालेंगे किससे, सी और डी के बीच में। ये कौन सा है, एक्स है, एक्स। ओके, यानी कि अब इनका रेशियो आपको आपने क्या किया, खुद से ले लिया आपने, एक यहाँ से वैल्यू ले ली, एक यहाँ से वैल्यू ले ली, तो इसका रेशियो तो आपने डिसाइड कर दिया, पी बाई क्यू डिसाइड कर दिया। ओके, लेकिन अननोन रेजिस्टेंस है, वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से यानी ये जो यहाँ पे जो कुंजी दे रखे हैं इनमें से हम एक एक करके निकालते हैं, और निकालेंगे यानी कि इसके वैल्यू चेंज करते हैं। इसका वैल्यू तो आपने नॉन वैल्यू है, एक की इधर से निकाला, एक इधर से निकाला, तो ये वैल्यू फिक्स कर दिया आपने, वहां पे फिक्स वैल्यू डाल दिया। लेकिन आप क्या करेंगे, इसमें ये